Assalamu alaikum, dear all, KDS 24 channel. Welcome once again with you. आज के हमारे खास मेहमान है पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट की तरफ से किसी जोन का सेक्रेटरी सर अजमी भाई नवीद महमूद भाई मौजूद है हमारे साथ, और एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट गेट टू और कायदा ट्रॉफी बेसबॉल एशिया कप 2 मैचेस उन्होंने खेली है यूके प्रो T20 ब्रांड का एज ऑनर है, जो है मुशी खान जो यूके सिस्टम ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं नवीद महमूद भाई की तरफ से मैं चले जाता हूँ। सर अजमी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मुशी, आपको भी बहुत बहुत नहीं मैं सबको खैर जाओ। मुशी भाई हमारे मौजूद है हमारे साथ इस टाइम KDS 24 चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक आप सबको, और अपने टाइम निकाल के स्पेशल टाइम हमें देने के लिए। और मुशी भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। अजू भाई आपकी तरफ जाता हूँ। सबसे पहले बड़े जो पाकिस्तान के इस टाइम जो पैंडेमिक जो सिचुएशन है, अजू भाई मैं आपसे थोड़ा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। क्या पोजीशन इस टाइम पाकिस्तान के कोविड-19 की, क्या सिचुएशन है कराची में? और आवाज आ रही है आपको अजू भाई? बेहतर जी अजय भाई, जरा ये बताएंगे आप क्या सिचुएशन है कराची में इसमें कोविड-19 का, क्योंकि ये पेंडेमिक है जो बहुत एक पैनिक इस टाइम फैला हुआ है। और क्या सिचुएशन कराची में इस टाइम, और कैसे गुजरे ईद इस साल के, आपने किस तरह से ईद गुजरे कराची में, इसके थोड़ा सा हिस्ट्री हमें बताएंगे कि आप सिचुएशन इस टाइम कोविड-19 का। कराची की क्वेश्चन आप कोविड और पाकिस्तान के अगर हवाले से पूछ रहे हैं, तो ये तो पोजीशन कराची और पाकिस्तान में 3 से 4 महीने के अंदर ये पोजीशन थोड़ी सी इफेक्ट करी है, और इतनी इफेक्ट कर गई है कि लोग जो है इस वबा से, मतलब पहले तो समझते थे वबा नहीं है, लेकिन इसके बाद जिसका जो इसका हर किस्म का स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्टडी एक्टिविटी यानी तालीम का भी नुकसान है। 3.5 महीने तकरीबन स्कूल बंद है, गेम एक्टिविटी सारी बंद है। उसके अलावा मईशत कारोबार के हिसाब से पूरे शहर और पूरी दुनिया गाएंगे अच्छी तरह कि यूके में भी जो काफी दिनों से था। जी अजूबा, इस कोविड-19 की वजह से कोई स्पोर्ट्स में कोई इफेक्ट पड़ रहा है? 3 से 4 महीने के अंदर कहानी हुई है। जी जी, तो इसको नुकसान है। 3.5 महीने तक मईशत कारोबार और मुझसे आगे अजू भाई आवाज सही से नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क की कोई इशू है आपकी तरफ? भाई की मैं ख्याल नेटवर्क का इशू है। मुझे आपकी आवाज आई नहीं। मुशी भाई ठीक है, हम मुशी भाई की तरफ चले जाते हैं। मुशी भाई क्या 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 पोजीशन है आपके यूके में इस टाइम, कुछ बताएंगे हमें, हमारे फैंस को कोविड-19 का? यार बिल्कुल, और मैं यूके में नहीं हूँ शायद, मैं लॉस एंजल्स में होता हूँ। लॉस एंजल्स में, सॉरी। हाँ यार, यहाँ तो काफी सिचुएशन जो है खराब है, और क्या कहते हैं, अभी लास्ट वीक से जो है कोविड-19 के जो है काफी बढ़ रहा है फ्लोरिडा के अंदर, और एरिज़ोना, टेक्सास और कैलिफोर्निया, ये स्टेट हैं चारों, तो इनमें काफी तेजी से बढ़ रहा है। और रात को मैं न्यूज़ देख रहा था CNN की, तो डबल हो गए। सो बहुत तेजी से ये कह रहे हैं कि सेकंड वेव ऑलमोस्ट आ चुकी है, आने वाली है। सो अल्लाह रहम करे यार, बहुत सिचुएशन बहुत खराब है। स्कूल्स बंद हैं, बिजनेस जो है वो खुल चुके हैं, थर्ड फेज जो है था उन्होंने खोल दिया है। सो कल जो थे यहाँ पर नेल सैलून्स एंड बार्बर शॉप्स भी जो है वो उन्होंने खोल दिए हैं। सो अब तो ये बढ़ रहा है, बस अल्लाह रहम करे। गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट मिले हैं, या जैसे पाकिस्तान में भी हमारे जो इमरान खान, उन्होंने बहुत एक सिस्टम से उन्होंने काफी सपोर्ट किया है आवाम को, तो वहाँ पर भी कोई ऐसे आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, या कोई आवाम को मिल रहा है ऐसे कोई सपोर्ट गवर्नमेंट अनाउंस किया है? वहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट दी जा रही है अमेरिका में, यूएसए में, और यहाँ पर जो बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस हैं, उनको भी सपोर्ट की गई है, उनको लोन्स दिए गए हैं,
और जो आम जो पब्लिक है उनको अनएम्प्लॉयमेंट पे कर रही है गवर्नमेंट, और जो हर किस्म के जो बिजनेसेस हैं उनकी टेक केयर कर रहे हैं, लोगों की यहाँ टेक केयर कर रहे हैं। फाइनेंशियली तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर स्ट्रांग है और सब सही है। बट ये है कि जो कोरोना वायरस की जो वबा बढ़ती जा रही है उस वजह से बड़ी तशवीश है, अल्लाह रहम करे। थैंक यू। मैं अजमी भाई की तरफ से चले जाता हूँ। अजमी भाई, कोविड-19 की वजह से अंडर 19 के जो लड़के हैं काफी मैसेज की आई थिंक प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बहुत लड़के हमें मैसेज कर रहे हैं इस टाइम, बहुत परेशान है, पैनिक हुआ हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, इस पर कोई असर पड़ेगा जो लड़कों को जो ट्रेनिंग के हालत से, और मतलब कोई मैचेस की, क्योंकि ये साल तो पूरा आई थिंक ऐसे ही चलेंगे, क्या वो लोग मैदान में आएंगे? क्योंकि इंटरनेशनल तो चले अनाउंस कर दिया एक एप्लीकेशन ही दे के, मतलब आप क्या पाकिस्तान के अंडर 19 के जो लड़के हैं वो के फिर मैदान में आएंगे एक बार फिर ट्रेनिंग के लिए? कोई अनाउंस मिला आप लोगों को? नहीं, देखिए, कोविड-19 के हिसाब से जो सीजन पूरा ये जो गया है, ये हमारा सीजन इस साल तो बिल्कुल क्रिकेट का हमारा जो स्ट्रक्चर स्टार्ट था वो जीरो ही हो गया है, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल बंद है, स्टेडियम बंद है, जिम बंद है, स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स बंद हैं, तो वो चीज़ें तो बिल्कुल जीरो हो गई हैं। तो जब ये हालात कुछ बेहतर होंगे तो फिर इसके अंदर देखते हैं किस वक्त पेशरत होती है। तो हर चीज़ मुतासर हो गई। अंडर 19 की पाकिस्तानी टीम अनाउंस हो गई है, मगर पाकिस्तानी टीम का कैंप अनाउंस नहीं हुआ है। और आज की न्यूज़ ये थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का जो टेस्ट हुआ था ना कोविड-19 के हिसाब से, इनका टेस्ट लिया गया है। आज स्टेडियम में इनका टेस्ट भी हुआ था। बाकी रिपोर्ट मेरे ख्याल से शायद मुश्री को रिसीव हुई है, वो बताएगा कि इसमें कुछ हाँ, प्लेयरों मुझे को पॉजिटिव भी है, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो वो काफी बोर्ड में इन रहते हैं, तो उनके पास होती है करंट न्यूज। सो उनसे मेरी सुबह बात हो रही थी, तो मुझसे डिस्कस कर रहे थे चीजें। सो वही बता रहे थे कि 29 प्लेयर्स का जो है वो टेस्ट हुआ है, जिसमें से 3 पॉजिटिव आए। अपना शादाब खान राइट आर्म लेग स्पिनर है, और अपना हैदर अली, हारिस रऊफ, इन तीनों का किया, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है। सो अल्लाह रहम करे। और ये जो हमारे लिए शादाब खान जो है इंग्लैंड की पिचेस पे, तो मैं आपको पता है कि बहुत कारामद साबित होता है। अल्लाह करे ये जब जल्द ठीक हो। और मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने 2 स्पिनर लेके जा रहे हैं, एक आध ऑफ स्पिनर ऐड करते हैं उसमें, और ऑफ स्पिनर को कैरी करना चाहिए जो है टीम के साथ, बिल्कुल, और आपके साथ पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेग स्पिनर, लेफ्ट हैंड लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ये तीनों जब आप पूरी सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं। तो बाकी जो है अजीम भाई बताएंगे आपसे। शुक्रिया शुक्रिया मुशी भाई। हमारे साथ एक और खास मेहमान ज्वाइन हो चुके हैं, सैयद राहत अली भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया हमारे चैनल पर ज्वाइन करने के लिए। और सैयद राहत अली भाई, मैं आप लोगों को बताते जाऊँ, हमारे जो फैंस है प्लीज सबसे पहले तो हमारे पेज शेयर करें, और आप लोग क्रिकेट रिलेटेड अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो प्लीज लेट मी आज। यहाँ पर हमारे पास 2 खास मेहमान, इवन मेन कोचेस सर अजमी भाई मौजूद है, और राहत अली भाई मौजूद है। राहत अली भाई उन्होंने प्रेजेंट किया है जो है लेवल 2 कोच ऑस्ट्रेलिया से भी, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एकेडमी से उन्होंने लेवल 2 किया हुआ, नेशनल एकेडमी की तरफ से। उनकी तारीफ अगर हम करें तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे फैंस को मैं ये बताते जाऊं, अगर आप लोग किसी चीज़ पे अगर क्वेश्चन करनी है, राहत अली भाई मौजूद है हमारे साथ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्रिकेट रिलेटेड। और यंग जनरेशन अगर आप लोग किसी भी रिलेटेड अगर कोचिंग की हालत से अगर पूछना है, सर आजमी भाई मौजूद है। सर आजमी भाई की अगर तारीफ करूँ तो टू बी ऑनेस्ट, जिनकी थ्रो से पूरी पाकिस्तान में इस टाइम काफी लड़के इंटरनेशनल प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनकी थ्रो से ग्राउंड लेवल से उन्होंने इतनी मेहनत की। और मैं एज ए होस्ट और एज ए क्रिकेटर मैं खुद यही हूँ, उनकी तारीफ के बिल्कुल जरिया से पूरी दुनिया में उनके मशहूर प्लेयर जो है इस टाइम खेल रहे हैं। और सर अजमी भाई की मैं इसकी तरफ से फिर से जाऊंगा, बट सबसे पहले मैं राहत भाई से तरफ से जाऊंगा। राहत भाई, क्या हालात है आपकी तरफ से? कोई कैसे गुजरे ईद इस साल में कोविड-19 में? इस पैंडेमिक में सारे लोग पैनिक में हैं, तो कुछ बताएंगे हमारे फैंस को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया, और नईम भाई आपका और आज़मी साहब जो यहाँ बैठे हैं, इनकी सर्विसेज
जाहिर है किसी से ढकी छुपी नहीं है। इनको बहुत बहुत सलाम मेरा। मिशी भाई खान से मेरा ख्याल पहली मुलाकात हो रही है, उनको सलाम। और जो बात आपने की कोविड-19 के हवाले से, तो जैसा कि पूरे मुल्क में एक जब ये लहर आई थी तो हर आदमी परेशान था। तो उस परेशानी में कुछ वक्त हम भी परेशान रहे, लेकिन बिल्कुल इसका सर्वाइवल ये है कि अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो भी आप नुकसान में जाएंगे, और अगर आपने इसको ये समझा कि कुछ नहीं है तो भी आप नुकसान में जाएंगे। इसको मियाना रवि के साथ, एहतियात के साथ, आप अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको अक्ल शऊर दी है उसके मुताबिक अपने लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लें तो कोई ऐसा ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। शुक्रिया आपको बहुत बहुत। सरजू भाई की तरफ से चला जाता हूँ। अजू भाई, आपने बहुत पाकिस्तान के नुमाइंदे, आपने कराची जोन के सेक्रेटरी रहे और कोच भी, और यंग फाइटर क्रिकेट क्लब के करंट हेड कोच हैं। अजू भाई, आप इतनी मुश्किल और इतनी ऐसे किस तरह से टाइम निकालते हैं आपने, और बच्चों को आपने इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दिया, और इनमें से कुछ हमारा सीनियर मैं नाम लेना चाहता हूँ जिनमें से इंटरनेशनल लेवल में भी इस टाइम खेल रहे हैं। अशरफ शफीक भाई, दादुश खान, सरफराज भाई, इवन हसन रजा ऑल्सो। तो अजय भाई, मैं आपकी तरफ से हमारे फैंस पे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आपको शेयर करेंगे किस तरह से आपने इतनी हार्ड वर्क करते हैं, और आप अपने के लिए, जब भी मैं देखता हूँ ऑलवेज आप ग्राउंड पे होते हैं। कुछ बताएंगे आप किस तरह से आपने टाइम को मैनेज करते हैं? सारे टाइम आप ग्राउंड पे ही दे रहे होते हैं। मैं जब भी देखता हूँ रात को 12 बजे अगर आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ तभी देखता हूँ आप मैच पे होते हैं। उस सिलसिले में बोलेंगे आप अपने के लिए टाइम कब निकालते हैं और किस तरह से अपना फैमिली को टाइम देते हैं? नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो राहत भाई आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला सबको वालेकुम सेहत अस्सलाम। और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बीइंग ए स्पोर्ट्समैन आप लेट हो गए, शायद बाद ओवर कटेंगे आपके। दरअसल तो मेरे राहत यहाँ भाई के लिए हमने क्रिकेट खेलना शुरू की थी, क्रिकेट में आए थे, तो उस वक्त भी राहत भाई हैदराबाद की क्रिकेट के नाम में या हैदराबाद के हवाले से राहत भाई का इतना कंट्रीब्यूशन था कि राहत भाई का, जैसे मैं कहूँ, अगर सूरज को हम चिराग दिखाए ना तो वो उनके मुतालिक कहना ऐसा होगा। यानी इतना बड़ा काम किया है राहत भाई ने। इनकी तो लिस्ट आपके पास है पहुंची हुई कंट्रीब्यूशन की। क्रिकेट के हवाले से ये भी हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी हैं, क्रिकेट कोच भी हैं, और खुद माशाल्लाह मतलब एक बेहतरीन किस्म के इंसान हैं। तो मैं अगर इनके लिए कुछ लफ्ज़ बोलूँ तो कम होंगे। तो हमें इन जैसे लोगों को देख के मोटिवेशन भी हुई है, इन जैसे लोगों के साथ काम करने में मजा भी आता है। ऐसे लोग जब जमा होंगे ना, इंशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन हम लोगों के लिए एक माहौल बनेगा। नए आने वाले बच्चों के लिए क्रिकेट अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि आजकल का बच्चा जो है ना, देखिए यंगस्टर्स से जब तक हम बच्चे को नहीं, और या ग्रास रूट से नहीं लाएंगे ना सही तरह से, तो बच्चा जो है ऊपर जो है फिर जाके उसकी रूट्स अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं होती, तो प्लेयर की स्किल अच्छी नहीं होती। मेरे ख्याल से रात में इस बात से एग्री करेंगे। तो हमें बच्चे को ग्रास रूट लेवल पे ही आजकल के दौर में उसको बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली हमें स्ट्रांग दिखना पड़ेगा। और आजकल का बच्चा जो है ना, कंप्यूटर एज के अंदर बाकायदा हर बंदा स्किलफुल रहना चाहिए कि यार हम लोगों को ना ग्रास रूट पे बहुत ख्याल करना चाहिए। अब तो डाइट का ख्याल आ गया है, डाइट है, प्रॉपर प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग सेशन है। पहले हम लोग कहते हैं बैटिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस, मगर अब आजकल जो है फील्डिंग इज द मदर ऑफ, मतलब फील्डिंग हमारी बेस्ट होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीजें कम से कम होती जा रही है। जैसे पहले क्रिकेट में हम कहते हैं डिफेंस करना जो है, प्लेयर स्टे करना चाहिए, मगर आजकल कहते हैं एग्रेशन इज द बेस्ट डिफेंस। मेरे ख्याल से चेंज होती जा रही चीजें। तो उसी हिसाब से ना बच्चे को ग्रूम करना, उसकी एबिलिटी को देखना। अब जो राहत भाई जैसे लोग बैठे हैं, मैं तो इनके मुतालिक इनके सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता। खैर बहुत माशाल्लाह इसका इनका मतलब कंट्रीब्यूशन इसका किया मतलब अजीब भाई, राहत भाई से हमारी यंग जनरेशन बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। अगर मैं अपनी फैंस को आगाह करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को किसी चीज की अगर पूछना है, लाइव हमारे साथ सैयद राहत अली भाई मौजूद है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप लोग इससे जो है ना बहुत मोटिवेशन मिलेंगे यंग जनरेशन को। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जोड़ी यूएई में हमारे फैंस मौजूद है, अराउंड 5000 आई थिंक। तो लेट मी आस्क एनीथिंग विद राहत अली भाई हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ में हम चले जाते हैं मुशी भाई की तरफ से भी। मुशी भाई वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड की प्रो T20 को ऑनर है।
और ग्रेड 2 खेले उन्होंने, इवन उन्होंने अकायदतन ट्रॉफी खेले, उन्होंने इस बेसबॉल की 2 एशिया कप खेला। मुशीब भाई आप किस तरह माशाल्लाह देख एक लेवल सक्सेसफुल पर्सन, मतलब किस आपकी ये एम किस तरह से बने, मतलब यहाँ से खेल खेल के और आपने यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा आप हिस्ट्री बताएंगे हमारे फैंस को। हाँ जी, काफी मेहनत होंगे इसके पीछे बिहाइंड ऑब्वियसली। सबसे पहले ऑफ कोर्स किसी को जब कोई बुलंदियों पे जाता है, कोई अपने सफर पे निकलता है, उसके पीछे कोई कोई लोग होते हैं। सो बिल्कुल। एक एक तो इस शो में मेरे सामने बैठे हुए हैं। सो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने पूरी हिस्ट्री बताएं, क्योंकि आज़िम भाई मौजूद है। मैं अगर ज्यादा बोल दूंगा फिर आज़िम भाई बोलेंगे नहीं, तो आप जरा सा अपनी हिस्ट्री बताइएगा किस तरह से माशाल्लाह इसके पीछे आपके बिहाइंड में। ऑब्वियसली आपको सबसे पहले फैमिली है, इसके बाद कोचेस है, इसके बाद माशाल्लाह आप एक ब्रांड ऑनर है और सिंगर भी है। मेरे मेरे भाइयों का बहुत अज़ीम भाई को तो पता है इस बात का शुरू से। मेरा ताल्लुक अज़ीम भाई से लगभग 85 से 1985 से है, और अल्लाह का शुक्र है इनके साथ ही सब क्रिकेट सीखी हमदम क्रिकेट क्लब में। शुरू मैंने अपना आगाज किया क्रिकेट का डायमंड क्रिकेट क्लब से, जो करीमाबाद के पुल के नीचे जो ग्राउंड होता था डायमंड क्रिकेट क्लब जोन 1 का, वहां से शुरू किया इब्तदाई क्रिकेट। जुनैद गफूर साहब वहां होते थे, और फिर उसके बाद मेरा दूसरा क्लब जो था वो हमदम क्रिकेट क्लब रहा। उससे मेरी काफी लंबा ताल्लुक रहा, और अज़ीम भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत जिंदगी में जरूरी नहीं क्रिकेट ही सीखने को मिली हो, एक मतलब जिंदगी गुजारने का तरीका, बहुत चीजें ऐसी अज़ीम भाई से सीखने को मिली मुझे। और आज मैं ये नहीं कि मैं लाइव हूँ और मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये स्टेटमेंट मैं देता रहता हूँ अक्सर अपने दोस्तों में, या मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अज़ीम भाई से। और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में जो भी कुछ, फिर मैंने अपना क्रिकेट खेलता रहा। क्रिकेट खेलने के बाद थोड़ा बेसबॉल जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैंने उसको शुरू किया। तो खेलते खेलते उसमें मुझे पाकिस्तान टीम में मैं सिलेक्ट हुआ। 92 में मैंने पहला टूर किया पाकिस्तान से ईरान का। फिर उसके बाद मैंने फिलीपींस गया एशिया कप खेलने के लिए 95 में। फिर उसके बाद जो है हमारा टूर सिंगापुर का रहा। हमारे टूर डिफरेंट होते रहे। 97 में हम लोग अमेरिका खेलने के लिए आए, यहाँ पर फ्लोरिडा में। यहाँ हमने मैचेस खेले। फिर मैं वापस गया पाकिस्तान, फिर अपनी कंटिन्यू रखी क्रिकेट। क्रिकेट तो कम हो गई थी जब बेसबॉल शुरू कर दी थी। फिर पाकिस्तान रेलवे से खेलना शुरू कर दिया मैंने। पाकिस्तान रेलवे ने अपॉइंट किया, पाकिस्तान रेलवे का मैं कप्तान भी रहा कराची का। और फिर इसी तरह फिर गुजरता। फिर 2000 में मुझे अमेरिका आ गया। तो 2000 से लेके अब तक मेरी जिंदगी जो है वो यहाँ गुजर रही। यहाँ पर मैं क्रिकेट, यहाँ बहुत अच्छी क्रिकेट होती है, यहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। बहुत अच्छी लीग है, प्रोफेशनल लीग्स है, प्रोफेशनल प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए यहाँ पर। और उसके साथ साथ मेरा अपना बिजनेस भी है। मैं बेसिकली प्रोफेशनल ज्वेलर हूँ। हमारा बेसिकली मेन काम ज्वेलरी का है। फिर मेरा साइड काम जो है, मैंने ब्रांड बनाया प्रोटी 20 8 साल पहले। वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। सो ये है सब चीजें मेरी छोटी सी। करंट आप जो है ना लॉस एंजलिस में एज ए फ्रेंचाइज एज ए कप्तान भी है, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? और अभी इस टाइम कोई आप लोग कोई आगे कोई टूर्नामेंट या कोई प्रैक्टिस बिल्कुल सिलसिला है जारी है वहां पर? जी इसी साल हमारा जो है, मैं अपनी क्लब का कैप्टन अनाउंस हुआ हूँ। और कोविड-19 की वजह से जो है आपको पता है पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में, राइट। अगस्त के फर्स्ट वीक से लॉस एंजलिस में लीग स्टार्ट उन्होंने करी है। और उनका जो फॉर्मेट था, उन्होंने छोटा फॉर्मेट किया है। पहले उनकी पूरी लीग होती थी 50 ओवर्स की, अब उन्होंने उसको कट डाउन कर दिया बिकॉज के टाइम शॉर्ट है। हमारा सीजन खत्म हो जाता है अक्टूबर में, तो हमारे पास अगस्त से लेके अक्टूबर तक का टाइम है। और हमारे पास हमारी जो लीग है उसमें 47 टीम्स खेलती हैं। तो हमारे 4 डिवीजन होते हैं, उसमें 47 टीम्स खेलती हैं। तो वो शॉर्ट है, इस वजह से जो है वो T20 खेला जाएगा। मुशी भाई बहुत जबरदस्त आपने सक्सेस किया, और मैं अपनी फ्रेंड्स को आगाह करता हूँ, देखिए अगर मंजिल अगर आपका एम अच्छी हो और आप मेहनत करते हैं, ऑब्वियसली एक सक्सेस जो है अपने मुकाम में लेके जाते हैं। सो
ये मुशी भाई ने आपको पूरी हिस्ट्री बताया, जो किस तरह से उन्होंने मेहनत की और कहाँ तक उन्होंने पहुंचे। बेसिकली इसके पीछे फैमिलीज की दुआ भी है, कोचेस की दुआ भी है, कोचेस लोग बहुत सपोर्ट भी करते हैं और उसकी थ्रू से हमें एक ना एक स्टेज मिलते रहते हैं। तो मैं अपने फैंस को बताना चाहता हूँ, कहीं पर भी आप लोग मायूस नहीं होना। जहाँ जिस मुकाम में आप हैं, आपने जरूर हार्ड वर्क करनी है, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग कमिंग सक्सेस। अगर आपको किसी चीज की अगर मेहनत करनी है तो सफल मिलता है, बट डिपेंड फॉर आपके हार्ड वर्क। तो मैं सर राहत अली भाई की तरफ से चले जाता हूँ। राहत अली भाई, अगर आपकी माशाल्लाह से बहुत ही लंबी एक लिस्ट है जिसपे मैं तारीफ आज मैंने पूरी कर दी, और कुछ हमारे यंग जनरेशन जो पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली उनकी सिलसिले में अगर आप कुछ आगाह करेंगे आपकी तरफ से, कुछ मोटिवेशन क्या होते हैं, जो लोग प्लेयर जो है ना, एक होता है ना, पैनिक हो जाते हैं, नहीं हमारे सक्सेस नहीं हो पाएगा या तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। बहुत सारे लड़कों को एक मौका नहीं मिल रहा था सही टाइम में। तो कुछ आप एडवाइस देंगे उन प्लेयरों के लिए? देखिए नहीं भाई, असल चीज़ क्या है कि मैं स्पोर्ट्स साइंसेज भी पढ़ाता हूँ, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि 5 कंपोनेंट्स हैं एक अच्छे प्लेयर को जांचने के। सबसे बुनियादी चीज़ के फिजिकल फिटनेस, पहला चीज़ है फिजिकल फिटनेस, दूसरी चीज़ है मेंटल टफनेस, तीसरी चीज़ है टेक्निक, चौथी चीज़ है टैक्टिस और पांचवी चीज़ है लाइफ स्टाइल। जिस भी प्लेयर में ये 5 चीज़ें होंगी वो प्लेयर वर्ल्ड क्लास कहलाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ख़ास तौर से 3 या 4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा प्लेयरों में नज़र आ जाती हैं, लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आती, 5वीं चीज़ वो है लाइफ स्टाइल। हमारे प्लेयर्स का लाइफ स्टाइल जो है वो उसकी स्टेटस के मुताबिक नहीं होता, वो अपने अंदर तब्दीली नहीं लाता। वक्त के साथ, अपने स्टेटस के साथ, अपनी एज के साथ उसको अपने अंदर तब्दीली लानी है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे प्लेयर शुरू में बहुत मेहनत करते हैं और जब वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। मैं बच्चों से यही सवाल करता हूँ कि हमारे यहाँ मुल्क में कितने टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं जी 300 साढ़े 300 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ वर्ल्ड क्लास कितने हैं, तो पता ये चलता है, वो कोई कहता है 10 हैं, कोई कहता है 15 हैं, कोई कहता है 20 हैं। मैं ये कहता हूँ ये बताइए कि बाकी लोग वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं बने, तो उनके पास जवाब नहीं होती। लेकिन मेरे पास जवाब होता है। मैं बताता हूँ उनको कि देखें, हर एक खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि मैं टेस्ट खेलूं। अब जिसकी ख्वाहिश थी टेस्ट खेलने की, जिस दिन उसने टेस्ट खेला उसने कहा कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन वो लोग जो वर्ल्ड क्लास बने, जब वो टेस्ट क्रिकेटर बने तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमने दुनिया का नंबर 1 बनना है, तो उन्होंने उससे ज्यादा मेहनत की। लेकिन जो लोग टेस्ट खेले उन्होंने उसी जगह आके अपने आप को सोच लिया कि बस हमारी ये महराज थी, हमने हासिल कर लिया। उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी। तो आज इमरान खान का नाम बहैसियत क्रिकेटर, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर अगर पूरी दुनिया में इज्जत से लिया जा रहा है, तो सिर्फ उसकी वजह यह है वो रोजाना नई सोच के साथ उठता है। वो क्रिकेट में था जब भी उसकी नई सोच थी, और आज वो वजीर आजम है तो उसकी आज भी यही सोच है कि मैं रोजाना क्या डिलीवर करूंगा, मुझे रोजाना एक कुछ अच्छी चीज डिलीवर करनी है। जब तक बच्चों में ये सोच रहेगी कि हमने रोजाना कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिस दिन बच्चों में ये सोच खत्म हो जाती है कि नहीं बस हमने जो कर लिया ये बहुत है, उस दिन से उनका नीचे जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तो रात मेरा पे आपसे ये इस पे एक एड ऑन करने जा रहा हूँ, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर या डोमेस्टिक से जब ये पाकिस्तान स्क्वाड में कॉल आ रहा होता है या तो एक आध मैच परफॉर्म कर रहा होता है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम मैंने जो देखा एशियन प्लेयर के अंदर, और एक ईगो का सबसे बड़ा इशू। मैं अपने पर्सनली जब देखता हूँ, कैंप ज्वाइन करता हूँ, जब मैं उनके साथ प्रैक्टिस पे होता हूँ, तो मुझे ये चीज नजर आ रहा होता है और मुझे लगता है इस ईगो से ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ईगो जो है ना क्रिकेट को खत्म कर देती है। जी हाँ, ये भी बड़ा फैक्टर है। मुझे मेरी ये वैलिड क्वेश्चन है, मैंने एक्चुअली बड़ा फेस किया और मैं देखा है, और स्पेशली एशियन प्लेयर के अंदर, सॉरी टू से फॉर ऑल द फैंस। और अगर अगर हम इंग्लिश को अगर ज्वाइन करते हैं, जब हम एक साथ टुगेदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं,
उनकी माइंड टोटली ब्रॉडमाइंड होता है और एक एप्रिशिएट उनकी मतलब मैं उनका तो ये ईगो में बहुत कमी देखा। अभी आप कुछ बोलते हैं राहुल जी, आप मेरी इस नहीं, क्वेश्चन हमारे यहाँ ज्यादा है ये, हमारे यहाँ इस चीज पे ज्यादा लोग इन्हिसार करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी मैं सब कुछ हूँ, कोई दूसरा कुछ प्लेयर बन गया बेसिकली। ये बहुत क्रिकेटर मैंने यही देखा, जैसे उनको अगर कोई एक स्टेप मिल जाते हैं उसके बाद उनकी ऐसा लग रहा होता है वो दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे यहाँ इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, एशियन की मैं बात कर रहा हूँ अजमी भाई। और लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। लेकिन मैं ऐड कर दूं, लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। ईगो का प्रॉब्लम ज्यादातर में, लेकिन हमारे पास, हाँ, हमारे पास यूनुस खान जैसे प्लेयर भी हैं, राइट, जिनको मैं उसके नाम लेकर आया था। राइट, मैं यूनुस खान को मैं उस वक्त से जानता हूं जब वो स्कूल का तालिब इल्म था। वो जब स्कूल में गुलशन अदीद में जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरे खालाजाद भाई और भाभी उस स्कूल में पढ़ाते थे, तो उस वक्त से यूनुस खान से मेरा तारुफ है, जान पहचान है, ताल्लुकात है। मैंने यूनुस खान में कोई तब्दीली नहीं देखी अब तक। वो जब स्टूडेंट था उस वक्त भी उसके अंदाज लाइफ स्टाइल वही था, और उसमें ना तकब्बुर, ना गुरूर, ना कोई और चीज। और इससे बड़ा फायदा पहुंचेगा हमारी टीम के लोगों को यूनुस खान के हैसियत बैटिंग कोच बनने से, क्योंकि यूनुस खान सच्चा, खरा और डिसिप्लिन वाला इंसान है। वो मेरिट को कंसीडर करता है और मेरिट की कदर करता है, क्योंकि वो खुद भी मेरिट पे खेला है, ग्रास रूट से आया है, बड़ी मेहनत करके आया है। तो यकीनन एक अच्छा इजाफा है पाकिस्तान की स्क्वाड में बहैसियत ऑफिशियल, और इससे बहुत फायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। शुक्रिया राहत भाई। सर अजमी भाई की तरफ से चले जाते हैं। अजमी भाई जो है ना, मुझे आपसे एक सवाल ये था पाकिस्तान स्क्वाड के सिलसिले से, जिसमें हम फवाद आलम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा रन करने वाला बंदा, मगर हमेशा उसके बेंच पे ही उनको नजर आ रहा था स्क्वाड से बाहर। और हमारे इसमें एक बेनिफिट ये और यूनुस खान जो हमारे एक लेजेंड कोचिंग में हेड कोच पे आगे, उसमें कोई बेनिफिट होगा फवाद आलम के लिए? क्या हम दोबारा स्क्रीन में देख सकते हैं? ऐसे कोई आपके पास न्यूज़ है, कुछ आप शेयर करेंगे अजमी भाई? देखिए, मैं अपनी बात को इस तरह बढ़ाता हूँ आगे। सबसे पहले जो बात खत्म की जहाँ राहत भाई ने यूनुस के हवाले से, तो यूनुस एक इतना बड़ा पाकिस्तानी क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में तो नाम है, उसके आगे कभी शिकस्त कभी उसने नहीं मानी। वो हमेशा फाइट करता है आखिर तक, और उसकी जो पॉजिटिव एक्टिविटी है ना पाकिस्तानी कैंप में, पाकिस्तानी ड्रेसिंग में बहुत पॉजिटिव होगी प्लेयर्स के लिए। वो हमेशा पॉजिटिव मतलब माइंड के साथ अप्रोच है उसकी, और वो हमेशा जीतने के लिए अपनी टीम को लड़ाएगा भी, और उसकी हिकमत अमली इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम को एक बार फिर सफ़े अव्वल की टीम में शामिल कर देगी। यूनुस खान की एक तो ये चीज़ के बताया कि हमेशा ग्राउंड टू अर्थ है, हर एक हमेशा रिस्पेक्ट बड़ों की करना, अपने जूनियर्स की भी करना, और अपने फॉलो अपने साथियों की भी करना, एक ये क्वालिटी है। उसके बाद फवाद आलम का जहाँ ताल्लुक है, कराची में 3 से 4 ऐसे बदनसीब प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस करके ढेर लगा दिए। फवाद आलम टॉप प्लेयर रहा कई बार सीजन में, ट्रॉफी में। बीइंग ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेटर, मैं उनके बहुत बड़ा फैन हूँ। ही इज वन ऑफ द बैट्समैन, मुझे लगता है, जो इवन उन्होंने प्रूव किया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान सिलेक्शन, मुझे मेरे एज ए बीइंग ऑफ क्रिकेटर मुझे समझ नहीं आता क्यों उनको टेस्ट पे वनडे में उनको शामिल नहीं करता। और आप अगर उस पर थोड़ा सा अगर ब्रीफिंग करेंगे तो हमारे फैंस के लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप क्या समझते हैं? फवाद का टीम में कमबैक करना, उसकी कभी मेहनत नहीं छोड़ी उसने, और कभी उसने अपने आप को नीचे नहीं किया, हमेशा लड़ता रहा, आगे मेहनत की। उसने कहा ये नहीं कल का दिन नया है तो मुझे कल मेहनत करनी है, तो उसने अपनी मेहनत कभी नहीं की। बहुत मजबूत इरादे का मालिक है, और कभी हार नहीं मानी उसने, हार नहीं माने। आपको याद होगा एशिया कप बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 100 किया, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, उसे वनडे और टेस्ट में दोनों सेंचुरी है उसकी, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। बस उसके साथ बैड लक है उसकी कि वो जो है पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बना पा रहा, लेकिन अभी इस टूर में उसके लिए बहुत जबरदस्त मकाम है, बहुत जबरदस्त चांस है उसके लिए।
उसको कमबैक हारिस, मेरे ख्याल से हारिस सुहेल इस वक्त इस टूर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसको मेरे ख्याल से हारिस सुहेल की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से उसको दिया गया है, और वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है मिडिल ऑर्डर के अंदर। अब वो अगर इसे प्रूव कर देगा तो इंशाल्लाह ही विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टीम, इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करेगा। और मुझे उम्मीद है उस प्लेयर से कि वो इंग्लैंड के में सारी सलाहियतें हैं, वो रुक के भी खेलता है, पॉजिटिव भी खेलता है, लंबी बैटिंग भी कर सकता है, और फील्डर तो बहुत जबरदस्त बच्चा है। तो इंशाल्लाह ही विल अजय भाई, प्रूव यूनुस खान हमारा जो लेजेंड, जिसका पाकिस्तान ने अपॉइंटमेंट किया एज ए हेड कोच, बैटिंग कोच, आप क्या समझते हैं इस पे हमारे पाकिस्तान टीम के लिए बेनिफिट होगा? मैंने आपसे बोला ना, यूनुस खान का जब वो प्लेयर था तो उसका पॉजिटिविटी आपको गेम में दिखती थी, आप उसका इन्वॉल्वमेंट देखा करें। जैसे हमारे मिसबा भाई जो सब कुछ है, मिसबा उल हक साहब की अप्रोच थोड़ी डिफेंसिव है, तो वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते थे। मगर मेरे ख्याल से यूनुस खान का जो इस टीम की शमूलियत में जो बैटिंग कोच होना, ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, इंशाल्लाह हमारी टीम के अंदर बहुत पॉजिटिव लाएगा। सबसे पहले ड्रेसिंग रूम का मॉरल बहुत अप होगा, तमाम प्लेयर्स के मतलब बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत चेंज दिखेगा पाकिस्तान। शुक्रिया आपको बहुत बहुत। और यहाँ हम चले जाते हैं मुशी भाई। इस टाइम गाइस, नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं मुशी भाई की सॉन्ग, ये वन ऑफ द, मैं उनके फैन बन गया, उनकी बहुत जबरदस्त सिंगिंग की, उन्होंने लिरिक्स उनकी बहुत जबरदस्त है, जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा था इस टाइम मेरी स्क्रीन में चल रहा है। मुशी भाई आप दुनिया क्रिकेट में मशहूर है, बेल्ट बॉल में मशहूर है, और ये सिंगिंग ये कुछ डिफरेंट है। मतलब किस तरह से आपने ये कवर किया और इसके पीछे आपने कैसे मेहनत की, कुछ बताएंगे हमें? सिंगिंग तो एक हॉबी है मेरी, और मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। सो कोई इवेंट आ रहा होता है, उसके लिए कोई चीजें क्रिएट करता रहता हूँ। सो ये गाना जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था उससे पहले फिर मैंने इसको गाने को बनाया, तैयार किया, और ये गाना बहुत पसंद किया गया। बहुत अच्छे इसके लिरिक्स हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। मेरे दोस्त ने इसके लिरिक्स लिख के मुझे दिए थे, सो फिर ये इस गाने की कंपोजिशन। To be honest, मैं अगर यूट्यूब में कोई अगर व्यूअर अगर सबसे पहले मैं अगर क्रेडिट देता सबसे पहले मैं दूंगा, अगर मुझे ये मिल जाए, और मैं इसको होस्टिंग करूंगा, और मैं अपने चैनल के थ्रू से मैं इसको लाइव कवर करके दोबारा मैं इसको, अगर आपकी इजाजत हो, मैं अपने पेज पे चलाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल इसकी जो लिरिक्स है, मैंने सिर्फ 5 सेकंड के लिरिक्स मैंने, और इसकी आप अगर प्रोफेशनल सिंगर, मैं समझता हूँ एक एज आप प्रोफेशनल सिंगर है, अगर आप कंटिन्यू करेंगे, मैं हमारे फैंस के लिए शायद बेनिफिट होगा, एक पाकिस्तान को नई कोई टैलेंट सिंगर मिल जाएंगे। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं भाई, मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ। देखिए आपने प्रूव कर दिया, ये बेसिकली शायद अभी तक वायरल सही से नहीं हुआ, शायद लोगों को नहीं पता, अगर इसके मैं इनके क्रेडिट देता हूँ, मैं अपने दिल से क्रेडिट देता हूँ। अगर ये मैं लाइव चलाऊंगा, अगर इसके व्यूअर मिलेंगे और उसके क्रेडिट जाएगा आपको, ये डेडिकेट होगा हमारे पाकिस्तानी फैंस को। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जो भी काम लगन से करता हूँ, बाथरूम सिंगर का अपने आप को कामयाब वही है जो बंदा नीचे से आता है, मतलब बाथरूम में बड़े बड़े सियासत फैसला करते हैं बाथरूम में बैठ के। मेरे ख्याल से रात में सही है, बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं बाथरूम में। बंदा जो है बहुत खाली दिमाग के साथ सोचता है और बहुत पॉजिटिव सोचता है। तो आप माशाल्लाह आपका जो रोल है बीइंग ए सिंगर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रोग्राम के आखिर में जब भी हो तो थोड़े से वर्ड जो आपने माँ के लिए अपने ना माँ का उसके ऊपर आपने कुछ वर्ड बनाए थे, आपको मुझे याद है अभी तक, तो उसके मुताबिक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टाइम हो आप मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं मुशी भाई को, उनको मैंने ऑलरेडी कह दिया, जब मैंने ये मुझे 5 सेकंड लिरिक्स मैंने सुना, इसके बाद उनको फौरन रिक्वेस्ट कर दिया, मुशी भाई आपने 2-3 लाइन हमें सुनाना है, क्योंकि मैं आपके फैन बन गया हूँ। इंशाल्लाह जरूर। क्रिकेट का फैन है। हाँ जी जो की बात की आपने मुझसे सुनने की, क्या चीज बोली, दोबारा बोलिए। क्रिकेट सॉन्ग की बात की है मुशी भाई से। जी ये देखिए बैक स्क्रीन चल रहे, मैं फैन बन गया हूँ, इसीलिए मैंने चलाया। इसलिए मैं अभी तक मैं मतलब 10 टाइम्स की 2 लिरिक्स सुन लिया मैंने ऑलरेडी। मैं कहूँगा मुशी से 2 लफ्ज जो 2 शायद जो माँ की जो पढ़ी है ना अपनी माँ, मतलब
और उससे पूरी रिकॉर्डिंग में अपनी एक्चुअल माँ की कब्र पे जाके जो उसने पूरा रिकॉर्ड किया था वो मेरे ध्यान में रहेगा। और उससे अच्छा लगा, इतनी जबरदस्त शायरी है, और उसका जो उसने बिल्कुल कंपोजिंग की है ना, वो अगर आप देखेंगे ना मुझे, तो आप बहुत ज्यादा वो होंगे। तो वैसे राहत भाई की तरफ आप आए, राहत भाई भी वैसे बैठे बेचारे। राहत भाई वैसे मुशी ने चाय अकेले की नहीं पी है, मुशी ने चाय जो है अकेले की हम भाई बहुत माजरत के साथ मैं मेरे अभी तो आप लोगों की मेरे ख्याल है 12 बज रहे हैं रात के, दोपहर के 12 हो रहे हैं। तो यहाँ पर 12 हमारे यहाँ का डिफरेंस है। तो मेरा तो अभी मैं थोड़ी देर से उठा था, आज मेरी छुट्टी होती है। सो मैंने कहा चलो चाय पी जाए, कॉफी पी जाए। वैसे मैं नहीं में बैठे हुए नहीं मौजूद भी का फायदा उठाऊंगा, और ये सवाल जरूर करूंगा कि ये जो 29 लोगों की टीम जा रही है, इनमें 3 प्लेयरों के, आपको पता चला आपके इनमें 3 प्लेयरों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। जी जी जी, आज ये पता चला है। और अभी कुछ क्रिकेटर्स के कल टेस्टों का रिजल्ट आना है। अभी जो कराची में टेस्ट हुए हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो कल रिजल्ट आना है। अब उसमें देखते हैं कि अल्लाह ना करे अगर और भी प्लेयर उसमें इफेक्टेड हुए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे कौमी टीम के लिए, क्योंकि ऐसे मौके पे अगर किसी का कोरोना पॉजिटिव आता है तो फिर उसको आइसोलेशन में या रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके टेस्ट होंगे। तो उसके लिए पाकिस्तान को ये एक अभी फौरी तौर पे ये बड़ा एक नुकसान है। और तीनों अच्छे प्लेयर हैं। राहत भाई, उनकी रिप्लेस में कोई अनाउंसमेंट मिले, कोई उनकी रिप्लेस में कोई सडनली, क्योंकि ये न्यूज तो शायद मुशीब भाई ने अभी अजूबा की दोस्त से अभी पता चला, हमें एक ब्रेकिंग न्यूज, तो उसकी बैक हैंड में कोई न्यूज मिले आप लोगों को, इनकी रिप्लेस में कौन जा रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट मिले? अभी उन्होंने रिप्लेसमेंट में नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि ये 14 दिन 15 दिन अपने पूरे करेंगे, उसके बाद इनका टेस्ट होगा, अगर नेगेटिव आ जाता है 15 दिन बाद तो ये ज्वाइन कर लेंगे बाद में टीम को। अभी उन्होंने रिप्लेसमेंट में किसी को अनाउंस नहीं किया। ऐसे आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं शादाब खान की जगह पे, कौन आ सकता है आपकी नजर में राहत भाई? देखें, शादाब खान और यासिर शाह आपको पता है ये 2 लेग स्पिनर है, लेकिन शादाब को अब एडवांटेज था कि शादाब ने जिस तरीके से PSL बैटिंग की तो उसकी बॉलिंग से ज्यादा अच्छी अब ऐसा लग रहा था कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। तो और सर उसकी तो फील्डिंग एडवांटेज भी बहुत है ना, फील्डर इज वेरी गुड। फील्डर इज गुड। लेकिन यासिर शाह, और अगर इन दोनों को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि शादाब बेटर है T20 के लिए। उसमें आपको एडवांटेज मिल रहा है बैटिंग का, आपको एडवांटेज मिल रहा है फील्डिंग का, बॉलिंग का, फील्डिंग का, तीनों एडवांटेज है। आपसे एक सवाल मुझे पूछना था राहत भाई, ये जो पाकिस्तान में पहली मर्तबा हाई प्रोफेशनल सेंटर जो इंट्रोड्यूस किया है, जो पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है, दुनिया में तो होता है, और जो हमारे हारून रशीद साहब और मुजस्सर नजर साहब जब 22 साल तक वो बैठे रहे बोर्ड के अंदर, और जब उनके जाने के बाद ये बनाया गया है, उसकी टेक केयर जो है नदीम खान और सकलान मुश्ताक कर रहे हैं। उससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक 90 डिग्री का चेंज आएगा? देखिए जी, चेंज तो आना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे जनरल तौकीर ज़िया साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, 100 ग्राउंड बनाया, और ये फर्स्ट टाइम नेशनल क्रिकेट एकेडमी जनरल तौकीर ज़िया के टाइम में बनी। उससे पहले कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसमें यही था कि जो सीनियर है वो आके खड़ा हो जाए और वो अपनी कोचिंग कर लेता था। क्योंकि मैंने खुद भी लेवल 1 लेवल 2 2 जगह से लेवल 2 ऑस्ट्रेलिया से भी किया है, इंग्लैंड से भी किया है। आप यकीन करें कि सादिक मोहम्मद साहब भी मेरे साथ लेवल 2 कर रहे थे। तो सादिक मोहम्मद साहब के ये अल्फाज थे कि मैंने 44 टेस्ट खेले, मेरी पूरी फैमिली क्रिकेट की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट कैसे सिखाई जाती है। आज मुझे ये कोर्स करने के बाद पता लगा है कि क्रिकेट सिखाने का तरीका ये होता है। देखें, हमेशा बच्चे को आसान से मुश्किल की तरफ लेकर जाया जाता है, तो बच्चा सीखता है। अब एक बच्चा जो एक टेस्ट क्रिकेटर है, अगर वो क्वालिफाइड कोच नहीं है तो वो छोटे बच्चे को वही मानेगा कि उसके उस लेवल पे आके नहीं सिखा सकता, अगर उसने कोर्स नहीं किया होगा। वो अपने उसी स्टैंडर्ड पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सिखाएगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर
पीएचडी का उस्ताद पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाएगा तो बच्चा पीएचडी के उस्ताद की बात नहीं समझेगा, उस्ताद को पहली क्लास के लेवल पे आना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। तो कोच एजुकेशन बहुत जरूरी है। और अब जो ये सिस्टम लाए हैं, पहले ये था कि एनसीए बिल्कुल एक अलग इदारा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग थी। अब इसको मर्ज किया गया है, तो मर्ज करने से डेफिनेटली मॉनिटरिंग भी अच्छी होगी और उसके साथ साथ कोचिस को भी सपोर्ट मिलेगी और कोचिस की मॉनिटरिंग भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस इदारे के बनने से हमारे मुल्क की जो कोचिंग का तरीक़ेकार है उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और उसमें यकीनन बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। अजूर भाई राहत भाई, नहीं सॉरी एक मिनट में आप करें, कंटिन्यू करें। आपने जो बात की इस हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट की, मैं ख्याल है पाकिस्तान में पहली बार दुनिया के हर मुल्क में क्या पाकिस्तान दुनिया के हर वहाँ पाकिस्तान में इस दफा वहाँ अलग नहीं है। हमारे यहाँ था, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी थी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की के जो आपका डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर था वो अलग था और कोचिस की जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर था वो अलग एक डिपार्टमेंट कर रहा था। अब ये मुश्तरका तौर पे डोमेस्टिक जो आपकी देखते हैं वो लोग मिलके और आपका ये सेंटर मिलके दोनों मिलके इस चीज को प्लानिंग कर रहे हैं और अब इसके जरिए नए सिरे से क्या कहते हैं आपकी ग्रास रूट पे काम होगा। अच्छा राहत भाई, मैं आपसे एक सवाल और जरूर करूंगा। ये जो नया सिस्टम आया है जिसमें सिर्फ 6 टीमें बन रही रीजन की, इसी तरह ग्रास रूट पे अंडर 15 पे भी, अंडर 16 पे भी, रीजन लेवल पे 6 टीमें जो बना करेंगी ये उसके मुकाबले होंगे, उससे आप क्या समझते हैं कि जो नीचे से टैलेंट आ रहा है वो मतलब कि मुश्किल होगा नए आने वाले प्लेयर्स के लिए, उसके लिए क्या आप क्या कहते हैं इस नए सिस्टम से? देखें, नए सिस्टम में ग्रास रूट क्रिकेट को कम नहीं करना चाहिए, ग्रास रूट क्रिकेट को बढ़ाना चाहिए। उसमें डिस्ट्रिक्ट की सतह पे टीमें बननी चाहिए ग्रास रूट की, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 इनके कंपटीशन हो, फिर उसमें से परफॉर्मर जो बच्चे हो उनको ऊपर लाया जाए। अब क्या हो रहा है कि पूरे सिंध की एक टीम बन रही है। कराची जैसे शहर के साथ हैदराबाद की टीम और सक्कर के लगे मिलकर एक रीजन बनेगा, तो आप मुझे बताइए कराची में कितना लड़का क्रिकेटर है जो मेरे ख्याल से अगर हर जगह डाला जाए तो बासलाहियत क्रिकेटर होता है। कराची में वो लगा फिर नीचे आएगा नहीं आएगा? मैं वही बात कर रहा हूँ कि 29 डिस्ट्रिक्ट है अंदरून सिंध के, 29 डिस्ट्रिक्ट है। अब 29 डिस्ट्रिक्ट में से आप वो और 7 डिस्ट्रिक्ट कराची के, उनमें से आप 15 लड़कों को लेंगे तो आप कहाँ जाएंगे बच्चे? तो इसलिए ग्रास रूट पे क्रिकेट को बढ़ाना चाहिए। बाकी ये कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो इन्होंने म्यार रखा है वो वाकई म्यार होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी सिंध की 2 टीमें होनी चाहिए, एक कराची की हो, एक अंदरून सिंध की हो पूरी। क्योंकि देखें लाड़काना रीजन और हैदराबाद रीजन के लड़के कहाँ जाके खेलेंगे? कराची इतना बड़ा शहर है कि यहाँ के 15 लड़कों की या 20 लड़कों की टीम बनाना मुश्किल होता है। तो पूरे सिंध की अगर आप 20 लड़कों की टीम बनाएंगे तो डेफिनेटली अंदरून सिंध के बच्चों के साथ भी ज्यादती होगी और कराची के बच्चों के साथ भी ज्यादती होगी। मतलब आपने ये कहा ना कराची की 7 डिस्ट्रिक्ट उसकी एक टीम बने, बाकी जो 29 है उनकी एक टीम बने, ट्रॉफी बड़ी लीग में। बिल्कुल सही है, मगर ग्रास रूट पे तो इनको मेरे ख्याल से ये सिस्टम नहीं मेरे ख्याल से अप्लाई करनी, इससे क्रिकेटर बहुत ग्रास रूट पे डिस्ट्रिक्ट की सतह पे टीमें बननी चाहिए। और हमारे यहाँ स्कूल लेवल पे क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए राहत भाई। हमारे यहाँ स्कूल क्रिकेट के हिसाब से बच्चा जो है अपनी उम्र को छोटी करा के जो आगे खेल रहा है, साल के तौर पे स्कूल का 1 साल है, अब एक लड़का जायद उम्र का लड़का आगे 16 साल का 17 साल का अपने आप को 13-14 साल का दिखाता है, तो 14 साल का जो टैलेंटेड बच्चा है जो स्कूल की टीम का बेहतरीन प्लेयर है वो 16 साल के सामने 17 साल के सामने कैसे कम्पीट करेगा? ये हमारे अगर ये एज लेवल सिस्टम हो, ये एज कंट्रोल हो, ये भी तो होना चाहिए। ये तो देखें, ये बड़ा हमारे यहाँ ये बड़ी बदनसीबी है कि बाज़ जगह ये कह के छोड़ दिया जाता है कि इनका जो वहाँ का कल्चर है
या वहाँ का जो जी जी एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से ये बड़े नजर आते हैं, ये बड़े हैं नहीं, हालांकि ऐसा जी जी, नहीं है। अभी भी बिल्कुल हमारे बिल्कुल। हमारे बच्चे खेलने गए थे, मेरा बेटा भी अंडर 16 की टीम में सेलेक्ट था जी जी जी, कराची। माशाल्लाह। आप यकीन करें या यकीन करें, मेरा बेटा जब खेलने गया अंडर 16, जेनियन अंडर 16, और वो जब पिशावर के बच्चों से खेले हैं तो वो लग ही नहीं रहा था कि ये पिशावर का बच्चा अंडर 16 है या अंडर 20 है। वो 20 से भी ऊपर नजर आ रहे थे। लेकिन क्या है कि वो ये कह दिया जाता है कि जी वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा है कि यहाँ बच्चे बड़े देर से होते हैं, उनकी फिजिक अच्छी है। तो ऐसा नहीं है। बहरहाल राहत इस भाई, पे आपने जितना माशाल्लाह के क्रिकेट में टाइम दे दिया, जितना टाइम हमने भी क्रिकेट में दे दिया, और ग्रास रूट के हिसाब से मैंने तो खैर, आपने तो खैर एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए आपने मतलब ये कि प्रोग्राम, मतलब मैं आपको क्या कहूँ, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़े हैं आप ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे हैं। मैं भी करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग, अब मैंने टूर्नामेंट वगैरह करने शुरू किया, मगर मैं ग्रास रूट से शुरू से ग्रास रूट लेवल पे रहा हूँ। तो मैंने जो देखा है ना, तो हमेशा से बच्चों के साथ जो जेन्युइन बच्चा होता है, वो बच्चा जो है वो किल हो जाता है बड़े लोगों जैसे। और अब आजकल के दौर में, पहले जमाने में लड़का फुटपाथ क्रिकेट खेलता था, स्ट्रीट क्रिकेट खेलता था, अब वो चीज भी खत्म हो गई है। अब बच्चे को वालदेन चाहते नहीं कि रोड रोड स्ट्रीट पे जाके खेले, तो वो वाली एक्टिविटी बच्चों की कम हो गई है हमारी। मैंने 94 में इमरान पेप्सी क्लिनिक का मैं हैदराबाद में हेड कोच भी था, कोऑर्डिनेटर भी था। तो मेरा मैच कराची से हुआ, सिकंदर बख्श साहब टीम लेकर आए थे इमरान पेप्सी लेवल। तो मेरे पास जी वो प्योर प्योर जेनियन बच्चे थे अंडर 16। जब सिकंदर साहब टीम लेकर आए तो उन्होंने, उनके पास बड़े बच्चे थे, उन्होंने आते ही मुझसे माजरत की, कहने लगे राज साहब मुझे नहीं पता था कि आपकी टीम इतनी जेनियन होगी। बहरहाल जी हमारा बड़ा अच्छा मैच हुआ, और बड़ा क्रूशल मैच हो गया। वो 16 रन से मैच जीत गए। सिकंदर बख्श साहब ने एक्सेप्ट किया कि हैदराबाद के बच्चे जेनियन थे। बात खत्म हो गई, चले गए वो। इमरान खान, 1 महीने बाद जब मैं इमरान खान का को लेकर आया हैदराबाद शौकत खानम के हवाले से, तो इमरान खान ने वहां बैठ के, बहुत सारे लोग बैठे थे, कहने लगे, मुझे बुलाया, कहने लगा राहत तुमने तो क्रिकेट में भी बड़ा काम किया, मुझे सिकंदर बख्त ने बताया कि अगर पूरे पाकिस्तान में कोई जेनियन टीम थी अंडर 16 की तो वो हैदराबाद की थी। और आप यकीन करें कि वो बच्चे जो उस वक्त 94 में मैंने कैंप में थे, उनमें से 3 या 4 बच्चों ने तो पाकिस्तान अंडर 19 खेला, और 8 से 10 बच्चों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। तो देखें, असल चीज ये है कि जो बच्चा जेनियन है, और जेनियन बच्चों को अगर आप मौका देंगे, वो वक्त पे मौका देंगे जब उनकी नीड है, तो यकीनन वो बच्चे आगे चल के पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। जी भाई, शुक्रिया राहत भाई। मैं आज मुशी भाई की तरफ से चले जाता हूँ। मुशी भाई, मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल था, एज ए बीइंग आप क्रिकेटर, आप क्या समझते हैं सरफराज भाई, जिसके देखें T20 के रिकॉर्ड था, 37 मैच 29 वो एज ए कैप्टन, सक्सेसफुल कैप्टन, और वंस वो बैक आउट हो गया, फिर अभी दोबारा स्क्वाड पे है। क्या समझते हैं आप, T20 में अब बाबर आजम वो रोल कर सकते हैं? क्या हम उम्मीद करते हैं, कर सकते हैं क्या सरफराज अहमद भाई वापस कमबैक करेगा टीम में? आप क्या समझते हैं? मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि सरफराज को कमबैक करना चाहिए, और जो सरफराज में जो क्वालिटी है टीम लड़ाने की, मुझे देखिए, कई बाबर, जगह मुशी भाई आपको पता होगा, एज ए क्रिकेटर क्या जरूरी नहीं होता उसकी एवरेज क्या है। कई जगह हम अगर काउंट कर रहे थे एज ए बीइंग ऑफ कैप्टन, और किस तरह से लीड कर रहे हैं, और कितनी विनिंग परसेंटेज है। अगर आप बिटवीन, अगर आप कंपेयर टू इंडिया, अगर धोनी का अगर आप कहा जाए तो धोनी की परफॉर्मेंस इतना, अगर आप देखा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, बट एक टीम लीडर है जिन्होंने सक्सेस बिल्कुल एज ए कैप्टन बिल्कुल माना बिल्कुल। जाता है। तो सेम अगर सरफराज भाई एक वाहिद सक्सेसफुल कैप्टन, अब मैं समझता हूँ T20 के लिए, अगर गलत ना आप बोलूँ तो आप मैं क्या समझते मैं हैं इसके आपकी बारे में? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि एक कप्तान, मुझे लगता है, ये मेरा अपना है, कप्तान एक पैदा होता है, कप्तान बनाए नहीं जाते। एक एक लीडरशिप जो है आपके अंदर, आपके अंदर होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज की वो क्वालिटी है कि सरफराज को आज भी T20 का अगर उसको कप्तान बना दिया जाए तो वो रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि सरफराज की एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत एग्रेसिव है वो। और T20 में हमारा T20 जो है बहुत शॉर्ट फॉर्मेट एक हमारे होता है, खेल होता है, कम टाइम होता है, उसमें उसमें एग्रेसिव बंदे चाहिए होते हैं। मैं समझता हूँ कि वो सरफराज
बल्कि मैं तो समझता हूँ कि सरफराज दोनों फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छा है, T20 और आप देखें उन्होंने कि फिटनेस भी बड़ा कमबैक किया, पीएसएल में बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस का आगे किया, और अगर अगेंस्ट अगर आप देखा जाए T20 में कैप्टनसी में एज ए बाबर आजम क्या वो प्रेशर ले सकते हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि T20 का कप्तान जो है सरफराज को होना चाहिए। बाबर आजम एक पाकिस्तान हिस्ट्री के जो बैट्समैन गिने जाएंगे उसमें बाबर आजम है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की जो पर्सनल परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ सकता है, उस पर असर पड़ सकता है। अजू भाई आप क्या कहते हैं? मैं आपकी तरफ चला था, अजू भाई आप कुछ दो लफ्ज अगर सरफराज अहमद भाई के कमबैक के सिलसिले में अगर आप सरफराज के लिए देखिए, सरफराज की आपने बात जहाँ तक की, सरफराज को जिस वक्त हटाया गया, ऐसे 6-7 महीने पहले सरफराज को हटाया गया और तीनों फॉर्मेट से हटा दिया गया, जबकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस T20 में चैंपियन थी। उसके बाद वो इंग्लैंड के दौरे में टेस्ट बराबर करके आए थे। उसके अलावा इसकी जो पोजीशन थी, मतलब वनडे के अंदर भी पोजीशन बुरी नहीं थी। पाकिस्तानी टीम से तीनों फॉर्मेट से इसको हटा दिया गया और ये कह के हटा दिया गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके परफॉर्म करें। एक इतने बड़े प्लेयर को जब आप इससे बिल्कुल नीचे लेके आ जाएंगे और उसको ये कहेंगे कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, तो वो प्लेयर तो वैसे ही आधा हो जाता है। मगर आपने रिजवान उसकी जगह उन्होंने रिप्लेस किया। रिजवान की परफॉर्मेंस आपने ऑस्ट्रेलिया में देखी होगी, उसने सिर्फ एक 97 रन किए, उसके बाद वो एक्सपोज हो गया। उसके बाद T20 वनडे श्रीलंका की सीरीज या होम सीरीज हुई, उसमें भी वो एक्सपोज हुआ। वो तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद PSL के अंदर वो जिस फ्रेंचाइज से खेला था, उस फ्रेंचाइज ने उसको मैचेस नहीं खिलाए, जबकि कप्तान सरफराज अपनी टीम का कप्तान था, कोटा ग्लेडिएटर का। उसकी परफॉर्मेंस थी और आपको पता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और इंशाल्लाह जब वो कमबैक करेगा, मेरे ख्याल से सरफराज का टीम में होना इसीलिए है कि रिजवान उनका फर्स्ट चॉइस जरूर होगा, मगर रिजवान पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा सरफराज के होने की वजह से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा और सरफराज का मुकाबला नहीं। कप्तानी में भी खेल चुका सरफराज की, और सरफराज की परफॉर्मेंस माशाल्लाह जब वो टीम में नहीं था, जब वो टीम में था, उसने कभी अपनी बैटिंग या अपने लिए नहीं खेला, अपनी मुल्क की परफॉर्मेंस के लिए खेला, टीम की परफॉर्मेंस के लिए खेला। तो अगर वो चाहता वो भी 4 नंबर 3 नंबर हमेशा बैटिंग 4 नंबर पे कर सकता था, मगर कई मौकों पे उसने बैटिंग 6-7 नंबर पे भी की। तो उसने अपने आप को कभी प्रमोट नहीं किया, कर भी सकता था। तो उसने टीम की फायदा देखा, तो उसने अपने आप को नीचे भी रखा, अपनी सलाहियतों को उसने ऊपर जाया भी किया कई जगह। तो मैं ये कहता हूँ सरफराज का कमबैक होना इंशाल्लाह उसका दोबारा प्रूफ करेगा कि ही इज अ गुड विकेट कीपर, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जैसे वो को हटाया। अजमेर भाई एक ऐसा शख्स को जो T20 में नंबर 1 में लेकर आते हैं, एक एज ए कप्तान और परफॉर्म भी करते हैं और सेल्फिश भी नहीं है। अगर एज ए किंग ऑफ मैं क्रिकेटर अगर मैं समझता हूँ, अगर एक प्लेयर अगर वो सेल्फिश अगर हो जाए तो उसको 50 रन 40 रन करना मुश्किल नहीं है अगर वो अपने के लिए खेलता है, मगर वो टीम के लिए खेलता था। जहां तक भी मैं देखता एज ए टीम, अगर मैं एज ए क्रिकेटर मैं हमेशा सोचता था अगर 40 रन T20 में करना मुश्किल नहीं, अगर आप अपने सेल्फिश बन जाओ, अगर आप टीम के लिए ना खेलो तो 40 रन 50 रन करना मुश्किल नहीं है। मगर वाहिद वो कप्तान है जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलते थे और वो अपने स्कोर की तरफ नहीं देखते, एग्रेसिव खेलते थे। अगर उस इतनी एक पोजीशन लेकर आने वाले एकदम से उनको गिराना, क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है क्रिकेट बोर्ड ये सही किया? और पूरी दुनिया के फैंस, मैंने जब रिसर्च किया और मैंने जब देखा पूरे यूट्यूब गूगल सब लोग जो है ना पूरी इंटरनेशनल लेवल में एक तस्करा होता रहा या सरफराज जैसे एक कप्तान उसको एकदम से यहाँ लेके जाना, आप क्या समझिए कि सही किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? नहीं आप देखिए तो क्रिकेट में चेंज बहुत आ गई है। क्रिकेट में T20 जब से आई ना, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट को लोग भूल ही गए। पहले जमाने में इंडिया की मिसाल देखना, गवास्कर की और आप कोहली की क्या फर्क है। कोहली की जितनी इनिंग्स है, जितनी सेंचुरीज है, उसने अपनी टीम को अकेले जिता दिया। और गवास्कर तेंदुलकर की जितनी परफॉर्मेंसेस थी उसमें इंडिया लूजर ज्यादा था, उससे अपने परफॉर्मेंस की, मगर इंडिया की टीम शिकस्त खा गई थी, मगर उसकी परफॉर्मेंस होती थी। तो मगर उसकी जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी कोहली की, वो अपनी टीम को मैच विनर कप्तान था, वो उसकी इनिंग में विनिंग कम्बिनेशन था, पॉजिटिव था। तो ये एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ है। अब इंशाल्लाह ये चीजें होंगी। क्रिकेट भी चेंज हो गई, 5 दिन की, पहले जमाने में ख्याल रात में 6 दिन की क्रिकेट भी हुई है, 6 दिन का टेस्ट मैच होता था, और 60 ओवर का वर्ल्ड कप पूरा होता था, मैचेस 60 ओवर के। तो अब तो रिड्यूस होते जा, मुझे लग रहा हूँ आने वाले दिनों में अगर मौसम खराब होगा तो टॉस पे फैसला हो जाएगा, और गर्मी ज्यादा होगी तो प्लेयर कहेंगे टॉस पे फैसला कर दो और घर बैठ जाओ, जो टॉस जीत गया वो क्या ख्याल है?
का गैप होता था, रा- 6 दिन के टेस्ट में 1 दिन का गैप होता था। एक दिन का गैप के साथ 6 दिन। पहले तो आपको तो याद क्या होगा कि एक हिटलर के जमाने में जब वो क्रिकेट होती थी 14 दिन का टेस्ट होता था। सही है जी, वो हिटलर जी। आया देखने के तभी लिए तो 14 दिन का टेस्ट जभी हुआ, तो वो उसने ड्रॉ ये तो यही है। उसने तो क्रिकेट खत्म कर दी। अच्छा उसने 14 दिन की क्रिकेट एक दिन में कर दी बराबर। उसने 14 दिन की क्रिकेट एक दिन में बराबर कर दी। राहत राहत भाई, मैं नहीं आपकी तरफ बाबू, जाता हूँ। नहीं T20 में टाइम टू अगर टाइम। देखा जाए तो T20 में अगर आप देखा जाए तो हमारे ओपनिंग स्पेल, जो ओपनिंग स्टैंड, जो बैटिंग स्पेशलिस्ट, मुझे उसमें एक एज बैट्समैन बहुत कमी महसूस होता है। और मेरे एज ए बीइंग अ क्रिकेटर, रात में शायद डिस्कनेक्ट हो गया। मुशी भाई, आप क्या कहते हैं? मुझे व्हाट अबाउट द शर्जील खान, ओह उनको ऑफ कोर्स, कम्बैक करनी चाहिए? क्योंकि वन यस ऑफ द माय फेवरेट यस। बैट्समैन और वर्ल्ड वाइड बैट्समैन मैं समझता हूँ, वाहिद लेफ्ट हैंड। मैं समझता हूँ कि द बेस्ट बैट्समैन फॉर T20 शॉर्ट फॉर्मेट के लिए तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा इशू उसका आता है फिटनेस का, जो मैं समझता हूँ। भाई आप क्या बोलेंगे? थोड़ा इशू फिटनेस का उसका है, अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड बैट। अगर आप अभी क्या समझते हैं कि उनको कमबैक करना चाहिए पाकिस्तान टीम को? अगर देखें, प्रॉब्लम्स होती है, उन्होंने फिटनेस में मेरे ख्याल में पीएसएल ने बेटर ही किया, स्कोर भी बहुत अच्छे किया। और मुझे लगता है वर्ल्ड कप में ऐसे पाकिस्तानी ऐसे बैट्समैन हम मिस कर रहे हैं। अगर उनको कमबैक करनी चाहिए, आई थिंक मैं सो। समझता हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं अगर समझता अगर हूँ अगर T20 में अगर आप उनको वर्ल्ड खेलना कप को अगर चाहिए। देखें, वर्ल्ड कप को देखें, हमारे पास कोई ओपनर, लेफ्ट हैंड और अटैकर बैट्समैन नहीं है जो एक हाई स्कोर करके फर्स्ट 6 ओवर सर्कल में स्कोर करेंगे। तो आजम भाई, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में, शर्जील खान के कमबैक के बारे में? देखिए शर्जील को उन्होंने एक तो जो चाहे जब से उसकी बैंड लगी थी, बैंड के बाद उसने कमबैक करने की कोशिश की, थोड़ा सा उसका वो बकौल ऊपर से फिटनेस प्रॉब्लम थोड़ा है। प्लेयर तो बहुत अच्छा है मगर उसका फिटनेस प्रॉब्लम को बता रहे हैं। अभी शर्जील की बात चल रही थी, मेरे ख्याल से रात में गायब हो गए। हैदराबाद से उसका ताल्लुक है। शर्जील को रात मैं में समझता ऑनलाइन हूँ नहीं कि है ना। T20 में चांस देना चाहिए, शर्जील को T20 में चांस देना चाहिए। नहीं गुड प्लेयर होना चाहिए मगर इन्होंने जो थोड़ा फॉर्मेट रखा है, इन्होंने मेरे ख्याल से T20 के लिए जो प्लेयर है फखर और इमाम, और मेरे ख्याल से ये 2 प्लेयर थे। और वनडे के लिए जो निकाला है वो आबिद अली और शान मसूद की जोड़ी होगी मेरे ख्याल से। और बैकअप पे आपके ये होंगे फखर या इमाम। ओपन ओपन देगी टेस्ट में मेरे ख्याल से जो है शान मसूद और आबिद अली। शान मसूद आबिद अली। चले, हम उम्मीद करते हैं शर्जील खान को वन सेकंड कमबैक करने टीम के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया का वाम उम्मीद कर रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी फैन नहीं, बांग्लादेश, इंडिया, ऑल ओवर उनकी फैन है। बहुत अच्छे कैटेगरी बैट्समैन है, हम उम्मीद करते हैं वन सेकंड बिग स्क्रीन में नजर आएंगे शर्जील खान। और इसमें हम चले जाते हैं मुशी भाई, ये अपकमिंग जो है, देखें, वहाब रियाज सडनली एकदम टीम से आउट है। कुछ कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि वन ऑफ द, जैसे कहते हैं ना, अगर मिचेल स्टार्क और इस तरह का एक प्लेयर अगर हम स्क्वाड पे सीनियर ना देखें तो बिल्कुल क्या नहीं, समझते हैं आप? दो तीन देखिए, चीज तो सीनियर बड़ी सीनियर बड़ी सीनियर शॉकिंग। ये, देखिए, इस तरह का एक बॉलर होना चाहिए टीम में ऑल द टाइम। दो, एक मोहम्मद बिल्कुल आमिर और वहाब को मैं बहुत बिल्कुल, मिस मैं करता हूँ, यही क्योंकि मोहम्मद देखिए, आमिर पे आने वाला था। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज, ये तो मोहम्मद आमिर तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बट और वो इंग्लैंड की विकेटों पे मोहम्मद आमिर को, वहाब रियाज को वहां होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नहीं मेरे पाकिस्तान ख्याल की से, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मोहम्मद आमिर ने खुद मना किया है। मोहम्मद आमिर ने तो माजरत कर ली थी। मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल दोनों प्लेयरों ने पाकिस्तानी में इस टीम में अनाउंस करने पहले माजरत कर ली थी। तो हारिस सुहेल ने और मोहम्मद आमिर ने। वहाब रियाज का नाम 29 प्लेयर में शामिल है। वहाब रियाज का नाम 29 प्लेयर्स में है। ओके, मोहम्मद आमिर भी अनाउंस कर दिया शायद, मेरे ख्याल में स्क्वाड पे मैंने देखा था, राइट? नहीं नहीं, मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल ने रिफ्यूज कर लिया था स्टार्ट ऑफ द, मतलब ये जब सिलेक्शन हो रहा था। टीम अनाउंस रात होने से भाई पहले। अभी, सॉरी रात भाई अभी आ गए। रात में अभी शर्जील की बात चल रही थी। जी तो जी। रात भाई, शर्जील के शर्जील बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा T20 में एक अभी भी ओपन स्टैंड जो है ना, हम मिस कर रहे हैं, जिसमें जो पाकिस्तान टीम के लिए मैं समझता हूँ अभी भी हमारे पास वो ओपनर, अटैकर, बैट्समैन दूसरा कोई नहीं है। आप क्या समझते हैं? इसमें कुछ बताएंगे हमारे फैंस को? मतलब आप अपना शेयर करें कुछ। देखिए जी, शर्जील को तो मैं उस वक्त से जानता हूँ जब शर्जील का वालिद साहब मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे।
और इनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास खेली है, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। शर्जील को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है वो गॉड गिफ्टेड है, और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ जो कुछ हुआ मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, और पाकिस्तान को इस वक्त और उस वक्त भी और इस वक्त भी ऐसे ही दिलेर ओपनर की ज़रूरत है, जिससे सामने वाले जो भी फास्ट बॉलर आए तो वो फास्ट बॉलर अंडर प्रेशर हो। जब शर्जील बैटिंग कर रहा होता है तो फास्ट बॉलर अंडर प्रेशर होते हैं, और दुनिया के हर बैट्समैन को उसने जिस तरीके से दिलेरी से फेस किया है, मुझे तो यकीन करें कि वो ज़माना याद आ गया कि माजिद खान बैटिंग किया करते थे बगैर हेलमेट के, वो टॉमसन और लिली को सादिक मोहम्मद बैटिंग किया करते थे। लेकिन शर्जील के पास जो स्ट्रोक्स हैं वो मैं नहीं समझता कि इस वक्त दुनिया में T20 में किसी भी बैट्समैन के पास हो। तो क्या समझते हैं हम उम्मीद करते हैं वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह स्क्वाड में शामिल होंगे, ऐसे कुछ उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम हेड कोच की तरफ से? यूनुस भाई कुछ हमारे एक अच्छे कोई सरप्राइज देंगे? क्योंकि टी20 के लिए शर्जील भाई के अलावा कोई वर्ल्ड कप में दूसरे रिप्लेसमेंट बैट्समैन नहीं है इस टाइम। देखें, एक चीज जो सबसे ज्यादा लोगों को था कि शर्जील आएगा तो पता नहीं अब वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील 2 साल बाद PSL आया। में बहुत अच्छे परफॉर्म किया, आपने देख सकते हैं ऐसे वाइड बैट्समैन जो 2 साल के बाद वापस स्क्रीन में आना और साथ साथ परफॉर्म करना, इतनी जबरदस्त अटैकिंग उन्होंने PSL उन्होंने प्रेजेंट किया। मैं समझता हूँ इस तरह कोई प्लेयर नहीं था मेरी लाइफ में, ऐसे बिंगो प्लेयर मैंने देखा नहीं। जबकि उसने क्लब क्रिकेट भी नहीं खेली 2 साल में, कोई जगह नहीं जाके प्रैक्टिस भी नहीं की। बिल्कुल। हाँ, ये PSL की परफॉर्मेंस आपके पास है? शर्जील ने 199 रन PSL का मेरे पास रिकॉर्ड। हाँ, 199 रन किए हैं PSL में, और एक उसका 60 समथिंग 80 के करीब मेरे ख्याल नॉट आउट था वो। हाँ, एक मैच वो विनिंग हाँ, वो जो 10 विकेट से या 9 विकेट से ये जीत गए थे, उसमें शर्जील नॉट आउट था। 89 या 90 रन किए थे उसने उस समय, तो उससे कहीं शर्जील और बाबर आजम जी हाँ, दोनों थे। शर्जील और बाबर कहीं से जाहिर नहीं हुआ, शर्जील के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला तमाम जो शर्जील के चाहने वाले हैं वो सब इसी उम्मीद में है कि इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल। मुशीब भाई आप की तरफ चले जाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के बीच में आपके छोटा सा एक सिंगिंग के लिए मैं उम्मीद करता हूँ, वेट कर रहा हूँ। फिर मैं समझता हूँ हमारे फैंस को आपके एक अच्छे लिरिक जो आपने हमें सुनाया बिगेस्ट स्क्रीन में अगर प्रेजेंट करते हैं। हाँ, वो मैंने जो नहीं, मैं माशाल्लाह अच्छे लोग जमा कर दिए। देखिए राहत भाई, मुशी भाई आपने खुद जमाए, कुछ नाचिस को आपने बुला लिया। वो मैंने जो वर्ल्ड कप पे गाना बनाया था, जब वर्ल्ड कप हुआ था, उस पे जो भी आप स्क्रीन पे चला भी रहे थे, उसके मैं आपको एक आध दो शेर सुना देता हूँ। श्योर ऑफ कोर्स, मैं इसी का फैन बन गया आपको इस सॉन्ग का। इसका बड़ा अच्छा शेर है कि ये एक्चुअली गाना हमने बनाया था 14 अगस्त के लिए, पाकिस्तान डे के लिए, मगर फिर इसकी रिलीज कुछ ऐसे आ गए कि हमको वर्ल्ड कप पे इसको किया मैंने गाना। ये इसके शेर इस तरह थे। ओ हिम्मत जवां, ओ अज़्मे बड़ा, चाहे फिर कोई हो तूफान, कोई रास्ता वो मंजिल कोई, रहेंगे हमारे निशान। हम हैं पाकिस्तान, है जुर्रत हमारी, है ऊंची उड़ान, हमें है कसम, रखेंगे भरम, बना लेंगे अपनी जगह। तो ये एक छोटा सा था। बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। देखें
हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान लाइव देख रहे हैं, मुंशी भाई ने बहुत ज़बरदस्त एक सिंगिंग लिरिक्स हमारा सुनाया इस टाइम। तो बेसिकली वो वाहिद एक आदमी है जिन्होंने अपनी इस मसरूफियत के बीच में और एक क्रिकेट एक एज ए क्रिकेटर एज ए बेसबॉल उन्होंने परफॉर्म किया एक दो शेफाफ में, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक ब्रांड बनाया T20 प्रो लॉस एंजल्स में, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने सिंगिंग में भी थोड़ा सा जो है कदम रखा है। और मैं इसकी बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आए हैं मुशी भाई। और गैस आप लोग अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हमारे फेसबुक के थ्रू में। और मुशी भाई आप कुछ ये जो है पाकिस्तान टीम इस टाइम जो है क्या समझते हैं कि ये इस पैंडेमिक में क्या ये पॉसिबल होगा, ये टूर कुछ ऐसे मैसेज है आईसीसी की तरफ से अनाउंस तो हो गया, मगर आप क्या समझते हैं ये कंप्लीट होगा? क्योंकि अनाउंस तो कर दिया दुबई का आईसीसी ने भी एवरीथिंग प्रिपरेशन के साथ अनाउंस कर दिया। आप क्या समझते हैं इसमें कुछ है कंप्लीटली ये सक्सेस होगा? इंशाल्लाह पैंडेमिक अभी तक खत्म नहीं हुआ। जी अभी मैं वही जब हमने शुरू में बात की थी कि 3 लड़के जो अपने पॉजिटिव कोरोना वायरस आए हैं उनसे काफी असर पड़ेगा, इनको रेडी होना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि स्पिनर की अभी भी जो है वो रूम है टीम में, हमको स्पिनर्स को बढ़ाना चाहिए। हमने ऑफ स्पिनर डाला ही नहीं है अभी तक टीम में, और ऑफ स्पिनर तो काफी अरसे से गैप आ गया है, बहुत बड़ा गैप है। ये अच्छी पॉइंट आपने बताया कि गैप है पाकिस्तान में जेन्युइन ऑफ स्पिनर अभी तक बहुत लंबे आई थिंक स्पेस पे नहीं देखा। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अजमल का के बाद जो गैप आया है उसके बाद, क्योंकि पहले अपना सकलैन मुश्ताक थे, सकलैन मुश्ताक के बाद जो है फिर एक जो बड़ी क्रिकेट खेली वो सईद अजमल ने खेली, उनके साथ थे हफीज भाई बीइंग ऑलराउंडर, मतलब एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं थे, जैसे पाकिस्तान टीम के लिए एक जेन्युइन उनके साथ रहते थे, पार्ट टाइम थे। शुएब मलिक भी ऑफ स्पिनर पाकिस्तान टीम में आया था एज ए कमबैक ऑफिसर टीम में। जब अजय भाई शुएब मलिक भी आप देखा जाता है बीइंग ऑलराउंडर एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, एक दो होता है T20 के लिए देखा जाता है। मलिक प्रॉपर पहले पीआईजी की तरफ से एज ए ऑफ स्पिनर था, फिर बैट्समैन बाद में हुआ, और आखिरी ऑफ स्पिनर जो आपके पास आया है वो बिलाल आसिफ था। लास्ट ऑफ स्पिनर जो हमारे पास पाकिस्तान टीम में एज ए जेन्युइन ऑफ स्पिनर खेला है वो बिलाल आसिफ था। मेरे ख्याल से उसने अभी पता नहीं पीएसएल में कितने आउट किए, पीएसएल में खेला है बिलाल आसिफ, तो उसके अलावा कोई और ऑफ स्पिनर नहीं आया। मैं थोड़ा सा मैं अपनी एक रिव्यू है मेरा, मैं वो शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। ऑफ स्पिनर, मैं खुद भी एक ऑफ स्पिनर हूँ। सईद अजमल क्रिकेट में आए और छा गए, सही है, और उन्होंने ढेर लगा दिया विकेट का, सही है। तो उनका फिर आपको पता है कि प्रॉब्लम आया जर्क का। और मैं जब पाकिस्तान एक दफा विजिट किया, मैंने कोई एक लोकल एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें मुल्तान की टीमें भी थी और लाहौर से भी टीम आई भी थी, राशिद लतीफ स्टेडियम पे, वो मैं देखने के लिए गया। मैं देखा तो उसमें काफी पंजाब से ऑफ स्पिनर आए हुए थे। मैं ख्याल है हर टीम में एक दो लड़के, वो उसी स्टाइल से राउंड द विकेट, क्योंकि हमने जितनी भी क्रिकेट खेली वो ऑफ स्पिनर हम लोग ओवर द विकेट गेन करते थे। एक सईद अजमल ने एक नई तरीके से राउंड द विकेट गेन करके दूसरा निकालना और स्ट्रेट गेन रखना, वो एक नई जिद्दत थी उसकी। तो वो फिर जो एक ड्रॉबैक वो हुआ कि जो जर्क वाला जो बैन लगाया आईसीसी ने उसके ऊपर, तो मैंने ये नोट किया वहां उस वक्त जितने भी ऑफ स्पिनर पंजाब से या उस वक्त पंजाब के मैचेस हो रहे थे, तो वो मैं देख रहा था, मुल्तान का, लाहौर का, इस तरह के मैचेस मैंने 3-4 देखे। उसमें जितने भी ऑफ स्पिनर ने गेन करे थे वो उसी स्टाइल से राउंड द विकेट आके विकेट के पास से आके और वो गेने कर रहे। तो वो अच्छा, और सबकी एल्बो का वही मसला था जो मसला सईद अजमल के साथ जो हुआ। तो उससे क्या हुआ, जब सईद अजमल पे बैन लगा तो उसके बाद वो ऑफ स्पिनर्स का गैप आ गया, क्योंकि वो सारे ऑफ स्पिनर उसी स्टाइल से और उसी एल्बो से वहां से गेन कर रहे थे। जितना मैंने देखा सारा कुछ वहां पर पाकिस्तान में, तो ये अभी जो गैप ऑफ स्पिनर्स का आया, जो पाकिस्तान टीम में ऑफ स्पिनर आए नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये वजह थी काफी हद तक के लोग, क्योंकि हम तो फॉलोअर होते हैं ना,
अगर कोई गाने गाने वाला है, उसको गाने का शौक है, तो वो अपना एक सिंगर होता है, आतिफ असलम हुआ, राहत फतेह, उसको फॉलो करता है। मैं इसकी तरह तो ऑफ स्पिनर ने सबको फॉलो किया, अजमल को, और जब तौसीफ अहमद थे और सकलैन मुश्ताक थे, उन्होंने उनको फॉलो किया। सो मैं समझता हूँ कि ये ऑफ स्पिनर्स का गैप इनकी वजह से ही, यही मेन वजह रही जो पाकिस्तान में इतना गैप आ गया। ऑफ स्पिनर आ ही नहीं रहा। अभी आप वही लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता है कि या राइट आर्म लेग स्पिनर टीम में खेल रहा होता है। मुझे भाई मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, देखिए एज ए ऑफ स्पिनर, अजमी भाई मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, एज ए ऑफ स्पिनर हमारे पाकिस्तान में बोले या दुनिया में कहीं बोले, बहुत सारे लोग एज ए ऑफ स्पिनर को बॉलिंग ऑर्डर को प्रायोरिटी नहीं देता, राइट? मतलब बट एक अगर आप देखा जाए तो प्रॉपर एक ऑफ स्पिनर जब टीम में होते हैं और बहुत फर्क पड़ते हैं। एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर और एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर बहुत डिफरेंट है। अगर आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ जाए तो ऑफ स्पिनर बहुत डेंजर होता है इसके लिए। मगर पाकिस्तान टीम के लिए मेरे आइडिया जितने मैंने मैसेज किया एज ऑफ स्पिनर यहाँ यूई में, चाहे कितने भी बड़ा बैट्समैन आ जाए ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट पे, उनके बहुत मुश्किल है उन्होंने आगे स्ट्रगल करना। इवन बड़े बड़े आउट भी किए हमने, बहुत ऐसे प्लेयरों को परेशान कर दिया था T20 में, चाहे यूई के टॉप क्लास के बैट्समैन भी हो। मगर आजमी भाई, मैं आप जो सीनियर बैठे हैं, राहत अली भाई और आप भी, मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऑफ स्पिनर शाहिद अजमल के बाद इसके बाद कोई प्रायोरिटी नहीं दिया? एक सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान में नंबर 1 एक ऑफ स्पिनर रोल किया गया, उसके बाद एक शाहिद अजमल, बट इसके बाद पता नहीं पाकिस्तान टीम में दोबारा ऐसे कोई प्रायोरिटी नहीं रखा उन्होंने, ये ऑफ स्पिनर चाहिए। आप क्या समझ से देखें, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल अगर आप खाली ऑलराउंडर सोचेंगे तो कहीं जगह ऑफ स्पिनर भी जूनियर ऑफ स्पिनर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहते हैं अर्जुन भाई, आप क्या समझते हैं? और मैं इसके बाद राहत भाई से भी ये क्वेश्चंस पे मैं आपके आगाह करूंगा, आपने इसमें बताना है, शेयर करना है हमें। देखिए, नहीं, जब से T20 की क्रिकेट आ गई ना, तो उसके अंदर से सिर्फ एक ऑफ स्पिनर खिलाना और सिर्फ एज ए बॉलर खिलाना। अब जैसे मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान की टीम में मोहम्मद नबी, आपने ऑलराउंडर सुना होगा, मोहम्मद नबी, उसका इतना पूरा एक्शन है उस बॉलर का, फ्लाइट से गेंद करता है, बिल्कुल लूप के साथ गेंद करता है। इसी तरह वो बैट्समैन भी अच्छा है, सब कुछ है। तो एक लड़के में क्वालिटी होती है। अब पाकिस्तान के अंदर शुएब मलिक और हफीज के होते हुए वो दोनों जो है T20 या वनडे में गेंदें कर लेते हैं, कर तो लेते हैं, करने को कभी कामयाब भी हो जाते हैं। तो वो इस क्रिकेट को देखते हुए, वो बैटिंग को देखते हुए सिर्फ एक ऑफ स्पिनर है सिर्फ वो, और वो फील्डर भी अच्छा नहीं है। अक्सर ऑफ स्पिनर होते हैं फील्डिंग में लेजी मुशी भाई, ऐसा है क्या? भी हो जाते हैं और इतने अच्छे फील्डर नहीं होते, प्लस बैट्समैन अच्छे नहीं होते, तो उन्होंने फिर ऑलराउंडर शुएब मलिक आ गए, हाफिज आ गए। आजमी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल की जो क्रिकेट है, आजकल की क्रिकेट है, उसमें ऑफ स्पिनर में वैरायटी होनी चाहिए। बगैर वैरायटी के आप देखें ना, आप ऑफ जो ज्यादातर अगर एक टीम खेली जा रही है, एक टीम है, तो उसमें कितने लेफ्ट आर्म होंगे? अगर आप एक होगा, ज्यादा तो होंगे, तो आप बाकी 8 या 9 लड़कों को, तो फिर आप जब तक वैरायटी नहीं होगी, वैरायटी होनी बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाक़या बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में जब टीम गई थी, मिसबा साहब लेके गए थे, मिसबा, उन्होंने उनके जो इस दफा भी अनाउंस हुए हैं इफ्तिखार, उन्होंने इंग्लैंड में इस तरह लेके गए थे कि इफ्तिखार ऑफ स्पिन भी कर लेता है। ये आर्गूमेंट सेलेक्टर के थे कि इफ्तिखार ऑफ स्पिन भी कर लेता है। अगर आप इस तरह फिर ऑफ स्पिनर बना लेंगे और बैट्समैन को इस तरह लाएंगे तो जो बॉलर तो बॉलिंग लाएंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर ऑफ स्पिनर कहाँ जाएंगे अगर ये आप कर लेते हैं? और एक ऑफ स्पिनर, इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारे इस टाइम लोगों को थिंकिंग में क्या है, पर नहीं, एक ऑलराउंडर होना चाहिए। पर कई जगह मैंने देखा एज ए ऑफ स्पिनर बहुत बड़ा डेंजर रोल करता है, क्योंकि समटाइम 2 बड़े बैट्समैन ओपनर अगर गिरा दिया तो बैट्समैन, आप ऑलराउंडर बैटर है या ऑफ स्पिनर बैटर है, आप मुझे ये बता दें। क्योंकि लोगों के खाली थॉट ये कर लेते हैं, कर लेना और एक जूनियर ऑफ स्पिनर आना बहुत फर्क है। अब बहुत जरूरी है, आजकल हर टीम जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। आजकल स्ट्रेटेजी हमने देखी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्ट्रेटेजी भी ले आए, तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ऑफ स्पिनर थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा आसान नहीं होता। राइट ऑफ स्पिनर जो है लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से राहत भाई आगे बोले तो मैं तो काफी राहत भाई मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ। मैं एक छोटा सा, मैं अपनी डोमेस्टिक टीम का, जब हम लोग ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं, तब हमारे एक कॉम्बिनेशन होते थे, जब 6 ओवर खत्म हो गए या तो कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ गया ऑफ स्पिनर को फौरन
इवन ये एज ए मैं खुद एज ए कैप्टन मैं चांस ले लेता हूँ, नहीं ऐसे बैट्समैन आया तो लेफ्ट हैंड को मुझे इसको करना है, क्योंकि हमें पता होता है एक वैरायटी है, हमें किस जगह उसको बॉल करना है, उसका वीकनेस कहाँ है, वो ऑप्शनर को, जेन्युइन ऑप्शनर को पता होता है। और जब हम एक लेग स्पिनर एक ऑफ स्पिनर जब कॉम्बिनेशन करते हैं सिक्सर के बाद, एक स्कोर भी कंट्रोल होता है। एज ए डोमेस्टिक हमारे यूएई के मैचेस की बात कर रहा हूँ, तो बट जब हम पाकिस्तान टीम या इंटरनेशनल टीम में, जब स्पेशली पाकिस्तान में भी देख रहा हूँ, जो बहुत कमी है, जो मतलब एक ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर कॉम्बिनेशन वो नहीं है, मतलब जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं यूज कर रहा। सकलन मुश्ताक के बाद, अगर आप सईद अजमल के बाद आज तक कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर को उन्होंने लिए नहीं। तो अगर आप ऐसा ही होगा तो जेन्युइन ऑफ स्पिनर कहाँ जाएंगे? जो लोग एक आध ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे अच्छे होंगे डोमेस्टिक पे, मगर उनके तो फिर कभी भी मौका नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं ये राहत भाई? नहीं भाई, देखें, बात यह है कि ये फैसले थिंक टैंक्स जो होते हैं ना, हर मुल्क में एक थिंक टैंक होता है जो अपनी पूरे क्रिकेट को देखता है कि हमारे पास हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। वीक पॉइंट्स दूर दूर करने के लिए वो थिंक टैंक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी के तहत वो अपना टैलेंट को आगे लाते हैं। सिंपल है कि आपके पास जब से सईद अजमल का प्रॉब्लम आया, उसको भी आज 6-7 साल हो चुके। 6-7 साल में आपने अब देखा कि आपकी एक पूरी लॉट सिर्फ इसलिए बाहर हो गई कि सस्पेक्टेड एक्शन की वजह से। तो इसका तरीक़ेकार सिंपल था कि पूरे मुल्क में आप सिर्फ और सिर्फ ऑफ स्पिनर की टैलेंट हंटिंग करते, कि जिस जगह भी, जिस इलाके में भी अच्छे ऑफ स्पिनर थे उनको जमा करते, उसमें से 15-20 अच्छे ऑफ स्पिनर निकाल के उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ला के ग्रूम करते और उनकी स्किल को डेवलप करते, तो आज आपके पास बैकअप मौजूद होता। लेकिन हमने ये किया कि हम अपनी उन तमाम चीज़ों को पसे-पुश डाल देते हैं। हम कहते हैं बस ये काम चलाओ वाले मामलात अगर हम चलाते रहेंगे तो हमारा प्रॉब्लम यही रहेगा। हमने कभी हफीज से करा ली गेंद, कभी शोएब मलिक से करा ली, कभी जैसे अभी इफ्तिखार से करा ली गेंद। देखिए, ये तो है यानी टाइम पास करने वाली बात। लेकिन हम, एक वक्त आपको याद है कि एजाज फकी, ठीक है, इलियास खान, हारिस खान, तौसीफ अहमद, अकरम रजा, आपके पास एक लॉट थी ऑफ स्पिनर्स की और सब एक से एक बढ़ के ऑफ स्पिनर था कि किसको खिलाएं किसको बिठाएं। तो बात यह है कि हमने इस तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली। अभी आपने पिछले दिनों में नहीं देखा, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं थे। एक वक्त ऐसा आया था कि आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर ही बिल्कुल सिर्फ सीजन हो जाता है। हाँ, तो ये चीजें हम इसको अभी तक हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपना काम निकालने की बातें की है। देखें, जहां भी हमें ये नजर आ रहा है कि जी हमारा शॉर्टफॉल आ रहा है, हमें अब तो देखें आपने 13 से क्रिकेट शुरू कर दी है, तो आप इस 13 से 16 से 19 से देखते चलें कि कौन से बच्चे अच्छे हैं ऑफ स्पिनर, कौन से बच्चे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, कौन से बच्चे हैं राइट आर्म लेग स्पिनर। उनकी ग्रूमिंग अभी से शुरू कर दें। तो ये एक आपका थिंक टैंक बनाना पड़ेगा और वो इस पे काम करेगा। और मुझे लगता है कि नदीम खान एक सुलझे हुए और एक समझदार क्रिकेटर भी हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। यूबीएल में भी माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो अगर वो और ये इकबाल कासिम साहब भी अपना स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, ये खुद भी बहुत बड़े ऑफ स्पिनर रहे हैं, अगर ये बैठें, तौसीफ भाई मौजूद हैं, ये बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें कि हमने अब कहाँ से टैलेंट को हंट करना है और किस तरीके पे करना है, तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में टैलेंट की कमी है। इस मुल्क में मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया के में सबसे ज्यादा नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान में है। बिल्कुल। सिर्फ इनको पॉलिश करने की देर है। लेकिन हमारे जो अब माजी के जो लोग थे उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है, खास तौर से कुछ यंग लोग आए जैसे जुनेद ज़िया हैं। जुनेद ज़िया एक यंग और एनर्जेटिक आदमी है। उन्होंने 2 साल 3 साल जो स्कूल क्रिकेट कराई वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कराई पूरे पाकिस्तान के अंदर, और अभी वो डोमेस्टिक को देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जुनेद ज़िया एक एनर्जेटिक आदमी है और भी 2-4 लोग अच्छे आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। अजय भाई,
नहीं भाई, मुझे यहाँ एक वाकया याद आया है। एजाज फकीर का नाम लिया राहत भाई ने, तो राहत भाई बहुत से जानते होंगे। इंडिया की सीरीज में एजाज फकीर ने आउट नहीं किए, मगर उसने सेंचुरी बनाई थी। राहत भाई याद है आपको? जी हाँ, बिल्कुल तो याद है। अगले टेस्ट में इमरान खान ने उसको ड्रॉप कर दिया था। तो जब उसे बिल्कुल सवाल किया लोगों ने, तो उसने ये बोला कि मैंने एजाज फकीर को एज ए ऑफ स्पिनर खिलाया था, बैट्समैन नहीं खिलाया था। बिल्कुल राहत सही भाई बात। याद है ये चीज आपको? याद है? हाँ हाँ, तो बिल्कुल। अब आप बताइए कि एजाज फकीर ने 100 किए थे, और इंडिया की सरजमीन पे हाँ, तो इमरान खान के लड़के थे कि मैंने एजाज फकीर को एज ए ऑफ स्पिनर खिलाया, एज ए बैट्समैन नहीं खिलाया। उसने कहा तो मैंने इस तरह का तो बंदा होता है। तौसीफ जी का जी। रिप्लेसमेंट किया था, मैंने तौसीफ का रिप्लेसमेंट बुलाया था इसको कि ये ऑफ स्पिन गेंद हाँ, करेगा। ऑफ स्पिनर बुलाया था। और बैट्समैन तो जी मेरे जी। पास है ऑलरेडी, वो तो कोई भी बैट्समैन रन करेंगे। इसने आउट ही नहीं किए। ये लफ्ज, देखें, ये लफ्ज। ये है असल चीज, ये है। हम ये कहते हैं कि कोई आ गया, अब जैसे यासिर शाह ने 100 कर दिया था। अब यासिर जी शाह जी चाहे 500 कर दे, जी 5000 रन कर जी। दे, लेकिन उसकी शनाख्त लेग स्पिनर है। उसकी शनाख्त लेग स्पिनर है। 100 तो इमरान खान ने भी किए ना, लेकिन इमरान खान की शनाख्त फास्ट बॉलिंग थी भाई। वसीम अकरम ने भी 100 किए, बॉलिंग लेकिन में उसकी भी शनाख्त बॉलिंग थी। लसित मलिंगा ने 100 किए 10वें नंबर पे। बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। जी जी। तो वो तो बॉलर है ना फिर। ईशांत शर्मा हो गया, ये हो गए सारे हाँ, प्लेयर मुझे अच्छे। देखे नहीं अजय भाई, मुझे आज भी याद नहीं, है जब साइद अजमल जब अपने बॉलिंग पे रोल करने आते थे, पूरी दुनिया उस टाइम बोलते थे यार इसको किसी भी तरह से स्ट्रगल गुजारो। करें, राइट? राइट मुशीब भाई, मैं अगर गलत कर नहीं, हाँ ठीक बिल्कुल है, हाँ, वो आइडिया। सही अगर सही अगर कहते देखा जाए, देखें, अगर मुरली मुरली भी प्रायोरिटी है, अगर वो जेन्युइन ऑफ स्पिनर, अजय भाई शायद आप मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, राइट? तो ऐसे दुनिया के ऑफ स्पिनर भी आज भी है, पर पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आया जो उसके रिप्लेसमेंट में कोई और ऑफ स्पिनर चाहिए। देखें पाकिस्तान में बैकअप नहीं देखें आप। ऑस्ट्रेलिया में बोर्ड ने, श्रीलंका ने, डेरन अंपायर ने खड़े होकर नो बॉल अंपायर ने दी, मगर उनका बोर्ड अड़ गया और कप्तान उनका टीम लेके चला गया मुरली के नो बॉल देने पे। आपको याद होगा रात भाई। हाँ, और मुरली बिल्कुल पूरी सीरीज खेला था वो। हाँ मुरली पूरी सीरीज खेला था। हाँ, वो उनका बिल्कुल सही। बहुत स्ट्रॉन्ग लग गया था। हमारे यहाँ सकलन मुश्ताक जैसा प्लेयर, वो सईद अजमल जैसे प्लेयर को नीचे लेके आ गए, एंगल बना लिया, डिग्रियां बना ली, और प्लेयरों को मतलब एकदम बड़े बड़े प्लेयरों को नीचे लेके आए थे हमारे यहाँ। आप देखें ना कितने प्लेयर्स हैं हमारे एक साथ। जब मैच में फंसे सलमान के साथ, सब सलमान कप्तान था, उसके अंदर लेफ्ट आमिर फंस गया, आसिफ जैसा बॉलर हमारे यहाँ फंस गया। मतलब कैसे कैसे बॉलर किस किस तरह फंस जाते हैं और एकदम जाया कर जाते हैं अपने आप को। तो ऐसे बॉलर ऐसे पीक पे आके ऐसे काम कर जाते हैं, मगर उनका बोर्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है। हमारा बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है जो प्लेयर्स के पीछे स्टैंड है। मैं एम आई राइट राज भाई? बिल्कुल बिल्कुल राइट, सही कह नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो उसको फाइट करते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए भी। जी और जी वहाँ का जो ग्रास रूट सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा है। हमारा हर बड़ा प्लेयर कहता है मुझे पाकिस्तान टीम के साथ लगा दो। हालांकि जी जी दुनिया में जी। जहाँ भी देख लें, बड़े क्रिकेटर ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं, इंडिया में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, न्यूजीलैंड में देख लें, जहाँ भी बड़े क्रिकेटर हैं, वो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। ग्रास रूट से वो यानी प्लेयर बना के दे रहे हैं। अब हमारा जितने भी बड़े प्लेयर रिटायर्ड होते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान टीम के साथ लगा मेरे दो। ख्याल में राहुल द्रविड़ जो है इंडिया 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 एकेडमी देख रहा है, राहुल एकेडमी द्रविड़ इंडिया मिनिस्टर को देख रहा है। राहुल द्रविड़, जूनियर राहुल जूनियर द्रविड़ देख को जूनियर टीम, जूनियर टीम बिल्कुल देख रहा बिल्कुल देखिए आप है। हाँ कितने प्लेयर से प्रमोट कर दिए और लीग के बाद कितने प्लेयर से। अजमी भाई, एक और क्वेश्चन ये है, देखिए दुनिया के फास्ट बॉलर, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर है, और हमारे जी पास इतने अच्छे अच्छे कोचेज भी मौजूद थे, और दुनिया के एक बहुत जबरदस्त बॉलर वसीम भाई भी है, वसीम अकरम। मगर इन दोनों की रिप्लेसमेंट सेम टू सेम होता है ना, कॉपी। हमने बहुत देखा है आजकल के यंग लोगों को कॉपी करते हो, राइट मुशी भाई? कोई बॉलर जैसे, अगर अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, जी ठीक है, वो आमिर को फॉलो फॉलो करके आज उन्होंने उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दिया, राइट? उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दिया, मैं आमिर को फॉलो करता हूँ, मोहम्मद आमिर को फॉलो करके आज उन्होंने माशाल्लाह बड़े एक स्टैंड पे बांग्लादेश के एक बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर आ गए। मगर शोएब अख्तर और एक वसीम भाई जैसा बॉलर हमें नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में। भाई देखिए, क्या मैं कहते तो यही कहूंगा उसके लिए कि हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं उनको अपने यूट्यूब चैनल से फुर्सत मिले तो जाके ध्यान दें।
अपने कोई कैंप लगाएं, प्राइवेट कैंप लगाएं अपने, उसमें जो है उसमें लड़के उसमें प्रोड्यूस करें, अपने जैसा बॉलर निकालने की कोशिश करें, अपनी जैसा बैट्समैन। वहां तो मैं तो यही देखता रहता हूँ आजकल तो मेरे कितने सब्सक्राइबर हुए, सही है ना, मेरे पेज को लाइक करो, उस पे आओ। सो अगर ये लोग अगर जाके ध्यान दें क्रिकेट के ऊपर और प्लेयर निकालें, बल्कि अपने चैनल बना के बैठे तो सही है, चैनल बनाओ, पर वहाँ भी तो ध्यान दो। ठीक है नहीं भाई, आपके तो 1:25 हो रहा है, आपके 12:25 हो रहे थे। हमारे यहाँ दो बजे करीब तहज्जुद, फिर 3 बजे तहज्जुद। हमारे यहाँ अभी नहीं, हमारे यहाँ अभी 11:45 है, मतलब 1 घंटे के हमारे शो ऑलमोस्ट आई थिंक फिनिश होने वाला है। अच्छा तो मैंने कहा भाई, अब ये मुझे लाइव वसीम आजमी भाई, वसीम भाई हमारे क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने बहुत लंबा टाइम दिया हुआ, ठीक है, और मगर उस जैसा बॉलर मगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता, उन्होंने अपनी जैसा बॉलर नहीं बनाया। मेरे ये क्वेश्चंस है, नहीं देखिए, उनके पास जो हर टैलेंट बंदा है। एक जैसा होता है। मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने एक नाम लिया था अभी आपके सामने, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ से बड़ा बॉलर मैंने नहीं देखा। मैं नो डाउट, रात भाई आपने देखा मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, उसके बाद जिस तरह दुनिया का सबसे मोहम्मद बॉलर है। मोहम्मद आसिफ जो था बहुत अच्छी बॉलिंग करता था, बहुत अच्छा वकार यूनुस और वसीम के बाद जो है ना, मोहम्मद आसिफ बहुत अच्छा लेजेंड था आपके पास। और उसके बाद जो है आपका ये मोहम्मद आमिर ने अपने यंग एज में आके बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मगर वही आपको पता है कि ये लोग जो है मिस मैनेज हो गए और गलत 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 शिकार हो गए, फंस गए, बैट लग गई। तो ये जो प्ले, ये भी तो हमारे ड्रॉबैक है ना, प्लेयर जो है ना, इसका सबसे बड़ा जो है ना ड्रॉबैक ये है कि प्लेयर जो है अनएजुकेटेड होते हैं। अनएजुकेटेड प्लेयर जो होता है ना, वो फिर जैसे राहत भाई का प्लेयर बनने के बाद अपने आप को समझता है मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, जबकि मोरली ये होना चाहिए, जब आपने सब कुछ कर लिया तो आपके इट इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ एन एंड, ये आपका स्टार्ट है, तो फिर तो आप आगे जाएंगे। वरना आप ये जहां खड़े हैं ना, जहां मेरी पे लाइन लगेगी तो फिर आप वहीं खड़े रहेंगे। तो ये अप्रोच थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए और अपने को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। बी पॉजिटिव। ये है, रिप्लेसमेंट तो खैर किसी का नहीं आता कोई, मगर ये है कि हो ही जाता है। राहत भाई, भाई आपकी चाहिए तरफ से, राहत भाई आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि एक किताब थी मेरे पास, कामयाबी नाम था उसका, तो उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि जब के कामयाबी हर इंसान चाहता है, लेकिन सबको मिलती क्यों नहीं है। हर आदमी चाहता है मैं कामयाब हूँ, लेकिन सबको क्यों नहीं मिलती। तो उसका उन्होंने सिंपल ये कहा था कि देखें, कामयाबी के टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है, हम तो कहते हैं ना लोगों में कि यार ये टैलेंट है, हम कहते हैं टैलेंट है। टैलेंट जो है वो है कारतूस। टैलेंट क्या है? वो है कारतूस। और उस कारतूस को चलाने के लिए चाहिए आपको बंदूक। तो टैलेंट को आपने अगर अपने आप को मनवाना है तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। टैलेंट आपका है कारतूस और मेहनत है आपकी बंदूक। जब आप मेहनत करेंगे तो वो टैलेंट सामने आएगा। ओबामा से पूछा, ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो एंकर ने पहला इंटरव्यू किया, उसने कहा कि एक सिया फार्म मिडिल क्लास लड़के ने कभी सोचा था कि मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बनूंगा? उसने कहा कि उस सिया फार्म मिडिल क्लास लड़के ने मंजिल देख ली थी, उसने मेहनत और जुस्तजू से दोस्ती कर ली और वो पहुंच गया। तो देखें, मेहनत और जुस्तजू इंसान को ऊपर ले जाती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से टैलेंटेड बच्चा होता है लेकिन मेहनत से भागता है, उसमें जुस्तजू नहीं होती। यह आजमी साहब का ग्राउंड है, मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ पे। आप बिलीव करेंगे कि इतना बच्चा आता है वहाँ पे, इतना बच्चा आता है वहाँ पे, और इस तरीके से आता है कि गर्मी, सर्दी, दोपहर, हर चीज़ में, इब्तिदा में। और जैसे जैसे वो ग्रूम होता जाता है, अच्छा होता जाता है, अच्छा होता जाता है, उसकी वो मेहनत करने की सलाहियत कम होती चली जाती, कम होती चली जाती। ये इनके ग्राउंड में नहीं, हर जगह यही है कि जब वो 10 रन से 50 रन की तरफ जाता है तो उसमें अपने आप में, अपने रवैयों में तब्दीली ले आता है। 50 से 100 की तरफ जाता है तो और तब्दीली ले आता है। ये वाहिद होते हैं जो खड़े होके उनसे ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, उनको बॉलिंग भी करवा रहे हैं, बैटिंग भी करवा रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, नमाज भी पढ़वा रहे हैं।
बाजमात नमाज भी होती है वहां पे, लेकिन बात ये होती है कि मेरे कराने से नहीं होगा जब तक कि आप खुद ना करेंगे, जब तक कि आपको अपना एहसास खुद ना होगा, जब तक कि आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे कि आप में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। बदकिस्मती से हम अपना एनालिसिस नहीं करते और हम दूसरों की खामियां ढूंढते हैं, अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते। तो शुक्रिया। जिंदगी जी थैंक यू, शुक्रिया राहत भाई। मैं एक क्वेश्चंस मेरे पास बड़ी सवाल मैं सोचा था, आप दो सीनियर बैठे हैं और मुशी भाई भी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ तमाम फैंस को और तमाम क्रिकेटर को, इंटरनेशनल क्रिकेटर को, जो भी जहाँ से भी हमारे अगर लाइव अगर देख भी रहे होंगे। और मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कोई नेगेटिव ना सोचे इस पे, मैं एक पॉजिटिव एक क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ। देखिए मैंने बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर देखा, मतलब आज स्टार बन चुके हैं माशाल्लाह, उनके एक ख्वाहिश थी या जो भी एम था, अल्लाह ताला उनके मकाम में पहुंचा दिया। बट हम अगर देखा जाए तो देखें, अगर हमारे मेरे क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा लंबी है, अ, हमारे बोलते ना एक बच्चे के पीछे जो है ना फैमिली सपोर्ट माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप की वजह से डे बाय डे वो एजुकेटेड होते हैं, फिर वो कोई क्रिकेटर बनता है, उनकी सपोर्टिंग से वो एक ऐसे मकाम में पहुंच रहे होते हैं जहाँ फिर उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। बट वो बच्चा, उन बच्चों में बहुत कमी होता है अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, राइट मुशी भाई? बहुत कम ही लोग होते हैं उनके माँ बाप को भूल जाते हैं, कोई नहीं भूलता माँ बाप को, राइट? क्योंकि माँ बाप ने उनको बड़े किया, माँ बाप ने उनको आदाब सिखाया, माँ बाप ने उनके पीछे मेहनत की, सब कुछ किया। अगर मैं इस पे अगर चला जाता हूँ क्रिकेट, एज ए क्रिकेट कोच, अगर आप ग्राउंड लेवल से आप शुरू करें, एक क्रिकेटर को एक कोच जो है ना उनको मेहनत कराते हैं, बॉलिंग कराते हैं, उनके पीछे लगता है, उनको अंडर 19 तक पहुंचाते हैं, फिर उनको एक पाकिस्तान स्क्वाड को पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर अजय भाई मैं आपसे आज राहत भाई से भी ये क्वेश्चन पे मैं आंसर देना चाहूंगा। ऐसे कितना क्रिकेटर है आप मुझे बता दें जो अपने ग्राउंड में और अपने स्टाफों के लिए सपोर्ट के लिए आ रहे होते हैं, जब अपने स्टार बन जाते हैं फिर वो दुनिया भूल जाते हैं, मगर जब वो स्टार होते हैं अपने माँ बाप को उसके बिगेस्ट गेम में भी लेके जा रहे होते हैं, वो लंदन अमेरिका कहीं पर भी हो, या आईसीसी में मैच हो रहा होगा, दुबई में होगा, इंडिया में हो रहा होगा, या कहीं देखेंगे उनकी वाइफ उनके साथ होंगे या तो उनकी फैमिली उनके साथ होंगे, उनकी पूरी खानदान के टिकट पे होंगे। मगर मेरे क्वेश्चंस ये है, एज ए कोच जब एक आदमी आपको ग्राउंड से बना के तैयार करके रेडी करके आपको एक इस मुकाम तक जरिया बना देते हैं, मगर आप इन क्रिकेटर में मैंने 100 में से 2% नहीं देखा जो अपने ग्राउंड स्टाफ को याद कर रहे होंगे, पर्सनल फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे होंगे। इस टाइम आपने देखा होगा इस पैंडेमिक में बहुत ऐसे लोग के ग्राउंड स्टाफ है, कोचेस है, जो अपने घर पे बैठे हैं मगर उनके पास कोई इनकम नहीं है। आप मुझे बता दें कितने % लोग आए होंगे इसमें सपोर्ट में? मतलब ये स्टार बनने के बाद अपने कोचेस को भूल जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स की एक आपको बता रहा हूँ, स्टार के बाद कोई किसी के मतलब सपोर्टिंग में नहीं आता है। क्या अजय भाई आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए तो मैं सबसे बड़ा जो मेरा मोटिव है और जो मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की जूनियर लेवल से खुद भी खेली, उसके बाद जब सीखने वाले अमल में आए तो हमारे एक उस्ताद थे, बुजुर्ग भी थे हमारे, हमें तालीम भी उन्होंने बहुत अच्छी दी, नमाज वमाज की तरगीब दिलाई। तो वो यही कहते थे कि हजरत अली का एक कौल याद रखना, किसी को जब कोई चीज शेयर कर रहे हो उससे ये उम्मीद नहीं रखो वो तुम्हें रिटर्न में कुछ दे, समझे ना? तो आप ये ध्यान में रखें कि आप के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये ना सोचे कल को वो आपके लिए कुछ करेगा, और बस जो करेगा तो फिर वो बहुत ही बड़े लोग होते हैं। और जैसे मैं अभी बात करूंगा फादर डे के हवाले से, मैंने अभी एक बाबर आजम की मैंने वो देखी फोटो, उसकी एक फोटो अपने बाप के साथ है, सेकंड फोटो उसने लगाई है अपनी बाबर आजम ने अपने कोच के साथ। दो फोटो लगाई है फादर डे के ऊपर बाबर आजम ने, एक उसने फोटो लगाई है अपने फादर ये की बिल्कुल सही और बोला दूसरी आपने। मैं रिसेंटली मैंने देखा एक वाहिद बंदा अपनी कोच बाबर के आजम साथ ही मैंने लगाई है। देखा एक बड़े एक सपोर्टिंग में आए। अगर मुशी भाई अगर आप आप बोले देखें इस पेंडेमिक में हजारों लातादार जो है कोचेस और ग्राउंड स्टाफ जिन लोगों ने इनके पीछे इतने मेहनत किया, शायद कोई भी क्रिकेटर उनके आसपास में, मैं नहीं समझता हूँ कि आप रिटर्न में कुछ मांगे, कोई भी कोचेस कुछ नहीं मांगता। मतलब वो स्टार होने के बाद पीछे बिहाइंड में कौन है वो भूल जाते हैं, बट फैमिली तो उनके साथ होते हैं, बट बाकी किसी के मतलब उनके याद में नहीं आते। मैं सिर्फ
इसकी मतलब एक मतलब सवाल मैंने मेरे लाइफ में हमेशा होते थे, लेकिन बहुत मैंने ऐसे स्टार देखा ग्राउंड में जाते हैं तो फिर बस एक ही हो सके इंटरनेशनल कोच को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, बाकी जो आप अंडर 19 से अंडर 16 से अगर देखे जाए, या जो आपको लेके आया है, जिसने आपको बेस बिल्कुल क्रिकेट बेस बना के, हाँ आप उसको भूल जाते हैं। और अब मैं समझता हूँ उसकी जिंदा मिसाल जो है वो अजीम भाई बैठे हुए सामने। सो अभी मैं आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए मुझे हमने रिटर्न कोई भी क्रिकेटर, कोई भी पर्सन एज ए बीइंग अ पर्सन, कोई किसी से रिटर्न नहीं मांगता। मतलब कुछ चाहे मैंने उसको बनाया तो मुझे कुछ मिल जाए, नहीं। बट अगर अगर मैं एज ए पर्सन, जब मैं समझता हूँ, देखें मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपको आपको फोकस करनी चाहिए। आप अगर आप खुद अच्छे हो, आप खुद नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ये जरूरी नहीं है आप बिल्कुल ओके, बट आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं सबसे, वो भी देखना चाहिए। और इस पेंडेमिक में तो मोस्टली बहुत लोग इतना परेशान है। मैं रिसेंटली 2-3 जगह मैंने पता लगाया, मैंने कई जगह पर, मतलब 2 कंट्रियों के बीच में मैंने काफी लोगों को मैसेज आया, बहुत परेशान हुए लोग। कौन? जो ग्राउंड स्टाफ, जो उनके सैलरी से नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बंद हुआ है, अपने गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनके सपोर्टिंग में नहीं है, और इवन ना उनके क्रिकेटर से कोई सपोर्टिंग आ रहे। और खाली एक वाहिद जो शाहिद अफरीदी भाई, मैं हमेशा देखता हूँ उनको पूरी पाकिस्तान में, उनके अपनी पूरी दुनिया में उनको छोटे छोटे स्टेप पे उनकी पूरी दुनिया में काम कर रहे थे। पर बाकी अगर 100 में से 90% भी प्लेयर मैंने नहीं देखा, 95% प्लेयर नहीं देखा आज उनके जिस मकाम में पहुंचाया, किसने पहुंचाया, कैसे पहुंचाया, किस जरिए से आप लोग आए। तो मेरे क्वेश्चन ये कि मतलब बीइंग ऑफ इंसान उनको आना चाहिए। आप देखें, अगर आप यहाँ तक, मैं यहाँ तक पहुंच गया, अगर वो यहाँ तक पहुंच गया, तो उनके पीछे तो कोई सपोर्टर है। मेरे पीछे तो मेरे माँ बाप है, राइट? तो हम उनके लिए तो हमेशा सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब उनको हम, हमारी विश होते हैं हम उनको यहाँ लेकर जाएं, वहां घुमाएं। क्या उनको भी कोई विश नहीं होता? आपको जो रेडी किया, मगर आप जब बैकआउट होते हैं फॉर्म में, फिर अगेन कौन मेहनत करवा रहे हैं? वही क्लब क्रिकेट, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं बेटा, जो आपने सवाल किए, मैं इसका एक जवाब, आजकल के दौर में अब जो क्रिकेट आ गई है, हाँ, पहले जमाने में प्लेयर फिर भी रिस्पेक्ट थी। अब जो प्लेयर आ गए तो उस प्लेयर को ये पता है कि मुझे अंडर 14 कहाँ से मिलेगी, अंडर 14 के बाद मैंने किस क्लब में जाना है, अंडर किस कोच के पास जाए खेलना है। तो उसके ना, उसको पता है कि मैंने किस तरह अपना ये सफर पूरा करना है, या मैं किसके साथ रहूंगा तो कामयाब रहूंगा। तो वो अपने आप को चेंज करता रहता है, अपनी मेंटलिटी को। उसको पता है मैंने यहाँ तक ये पीरियड गुजारना है, यहाँ तक ये पीरियड गुजारना है। स्कूल के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर क्लास में उस्ताद चेंज होता है। मगर ये है कि जो बच्चे को अलीफ बे पढ़ाता है, वो बेसिक जो बताता है, जो अलीफ बे बताने वाला होता है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा होता है। और उस्ताद का रुतबा जो अल्लाह ताला ने कहा है कि माँ बाप से बढ़ के है, जो अल्लाह की पहचान भी उस्ताद ही बंदगी कराता है अल्लाह से भी, तो माँ बाप से बड़ा रुतबा कहा जाता है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला से हमेशा दुआ हमारी ये है कि जो भी बच्चा जो है जिस फील्ड में भी है, खेल के मैदान में, तालीमी मैदान में, किसी मैदान में, अल्लाह ताला उस सबको कामयाब करे, सरफुरू करे। और अब तो बस ये है कि हम लोग भी अपना टाइम काफी गुजार चुके हैं, और आजकल कोरोना के हिसाब से इस पे आप कुछ बोलेंगे इस सिलसिले से? एक्चुअली मैं बेसिकली ये क्वेश्चन करने का एक ही रीजन था, मतलब मैंने ये फील किया, रियलाइज किया। और ये अब अगर आप देखा जाए तो आप अपनी एरिया में आप एनालाइज करें, ग्राउंड में बोले, स्टाफ बोले, कोचिंग बोले, इन्हीं लोगों ने उनको मेहनत करवाते हैं, और ये लोग फिर आते डोमेस्टिक में बैक करते हैं, फिर दोबारा यही कोचेस उनको मेहनत कर रहे होते हैं। मगर सम टाइम के लिए उनको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था, जब काम निकल जाते हैं इसके बाद। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का सफर बहुत ही नीचे से शुरू किया, और मैं खुशनसीब हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि मुझे अच्छे वालिदैन, अच्छे उस्ताद मिले कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब 1982 में हैदराबाद में मैच हो रहा था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो 78 में, तो उस वक्त ख्वाहिश थी कि इमरान खान से ऑटोग्राफ लूं। और एक वक्त ऐसा आया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आया कि जो इमरान खान के साथ खेलते थे वो मुझसे कहते थे कि रात भाई 2 मिनट के लिए इमरान खान से हमें टाइम दिला दो, और मैंने उनको टाइम दिलाया, उनकी मीटिंग्स कराई। तो मैं तो बहुत नीचे से आया। मैं तमाम बच्चों को, तमाम अपने शागिर्दों को यही एक बात कहता हूँ कि अपने उस्तादों को, अपने वालिदैन को, और जिसने तुम पे एहसान किया उसको कभी फरामोश मत करना। वरना बस यही आंसर कि आपसे एक्चुअली वो था, मैं ये सुनना चाह रहा था। जिंदगी में वालिदैन और उस्ताद दोनों ही सेम है, अगर देखा जाए।
जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो इन्हें इग्नोर मत करना। अगर इन्हें इग्नोर किया तो बुलंदी पे नीचे आ जाओगे। और इस जुमले पे मैं खत्म करता हूँ, अपने उस्तादों की नजर कर रहा हूँ और अपने वालिदैन की। ये इज्जत, ये शोहरत, ये नाम तुमसे है। ये इज्जत, ये शोहरत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने दिया जो मुकाम तुमसे है। जहां जहां मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहां जहां मेरा एहतराम तुमसे है। वाह वाह, माशाल्लाह जबरदस्त। माशाल्लाह, जबरदस्त आपने एक वो सुना दिया। और राहत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको बहुत हमारे प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। और आप सबको गुजारिश करते एक छोटा छोटा मैसेज देके हमारे पाकिस्तान टीमों के लिए और पाकिस्तान अवाम के लिए कोविड-19 के लिए एक छोटा मैसेज देके हम अपने प्रोग्राम की आगाज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं राहत भाई से छोटा मैसेज अपने फैन के लिए और पाकिस्तान अवाम के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेस जो एक मैसेज। सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि इस क्रूशल टाइम में हमारी टीम इंग्लैंड जा रही है, अल्लाह ताला उसको वहाँ से सुरखुरू लौटाए, वहाँ पे कामयाब हों और किसी मुश्किल में ना आए। और जिस तरीके से ये पूरे दुनिया में और पाकिस्तान में ये वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और तमाम पाकिस्तान के मुसलमान और इंसान और दोस्तों, रिश्तेदारों, सबसे अपील है कि अपनी ज़िंदगी में मियाना रवि ले आइए, अपनी ज़िंदगी को दोबारा उसी के मुताबिक ले आइए, जो शरई तकाज़े हैं उनको पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये जो मुश्किलें आई हुई हैं, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया आपको बहुत बहुत राहत भाई हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और बहुत ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट अराउंड आपने हमें टाइम दिया और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मैं राहत भाई की तरफ से अपने फैंस को मैसेज देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी मैसेज दिया हमारी पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। तो उन्होंने एक ही कहा, एक घर पे रहें, सेफ रहें, इंसान इस हालात कंडीशन को हमें बाहर निकल के आना है, पैनिक नहीं होना है और अब एक दूसरे को सपोर्टिंग में आ रहे हैं। और ये उम्मीद करता हूँ पूरी पाकिस्तान के अवाम के लिए, अवाम की तरफ से भी आप लोग अपनी सेफ रहें और अपनी ये प्रोफेशनली जो ये टाइम है इस पे वाकई जो है दुनिया के लोग परेशान हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला शायद हम इस मुश्किल से भी बाहर आएंगे एक दिन फिर से एक नॉर्मल लाइफ में। तो शुक्रिया आपको बहुत बहुत राहत भाई आपको। हम चले जाते हैं मुशी भाई की तरफ। मुशी भाई आपने एक इतनी ज़बरदस्त टाइम दिया और मतलब ये मॉर्निंग में कुछ कहेंगे हमारे फैंस के लिए? आपने इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हमारे प्रोग्राम में। बहुत सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें दावत दी। और बेसिकली एक छोटा सा इवेंट किया क्रिकेट के सिलसिले में, क्योंकि दुनिया के लोग इस टाइम पैनिक में हैं और सारे के सारे लोग इस टाइम लॉकडाउन में। या मैसेज है कि भाई स्टे होम और सोशल डिस्टेंस रखें, अपने आप को सेफ रखें। और सारी इंसानियत के लिए यही मैसेज है। खासकर पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग अपनी खबरें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अपनों को फ़ोन करते हैं। उन सब से यही मेरी गुजारिश होगी, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का सबका ख्याल रखें और सारी इंसानियत का ख्याल। शुक्रिया मुशी भाई आपको बहुत बहुत। रश्मि भाई आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज हमारे पाकिस्तान अवाम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए और हमारे फेसबुक फैंस के लिए, अगर आप। मेरा मैसेज तो मेरा कन्वे हो चुका है तकरीबन। राहत भाई और उससे आपने बहुत अच्छा बोला है, मगर मैं मुसलमानों के लिए ज़्यादा बोलूँगा। बीइंग ए मुस्लिम, हम सब का ईमान अल्लाह ताला पे है। मौत बरहक है, मौत एक दिन आनी है, लेकिन हम लोगों को जो चीज़ें एहतियात दी गई है, हम लोग अल्लाह की तो मानना है, मगर अल्लाह की नहीं मानना है। तो हम लोग कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट लाएं जो अल्लाह ने फ़राइज़ हमारी ज़िंदगी में जो उसकी फर्माबरदारी के लिए रखे। कम से कम 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने की आदत बनाएं और उसके अलावा उससे तौबा करें और तौबा ताइब होकर ये जो नाराज़गी है अल्लाह ताला की, ये अल्लाह का अज़ाब भी है, ये अल्लाह ताला ही डालेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबकी सुनेगा। और ये जो हमारे बच्चे आजकल के इस दौर में इसको भी मजाक समझने में लोग जो है रमजानों में रोज़ों से हट गए। रोज़ों में बिल्कुल लोग 24 घंटे 12 से 15 घंटे लोग नेट पे, मोबाइल पे, और यंगस्टर बच्चे जो आजकल गेम में पबजी में लग गए। तो कोशिश करें इनको दूर रखें, इनको इस्लामी मतलब उदार में लेके आए, नमाज की पाबंदी कराएं, 5 वक्त मिलके। आजकल तो इतना आसान कर दिया, घर के अंदर जमात कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग सिर्फ इस गर्ज से कि हमारे घर में नमाज कायम हो जाए,
तो हम लोग घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के से दुआ करें और तमाम लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको इस वबा से निजात अता फरमाए। और जो इस वबा में जाएगा इंशाअल्लाह वो शहीद का दर्जा पाएगा। तो अल्लाह ताला ये सब जो है ना बुराइयां, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर से ख़त्म करे, तमाम इंसानियत को इससे छुटका दे। आने वाला दौर हम सबके लिए अच्छा हो, बच्चों को मुस्तकबिल अच्छा हो और सब वालिदैन का साया उनके बच्चों पर रखे। मुझी से मेरी एक रिक्वेस्ट थी, 2 जुमले जो उसने माँ के लिए अपने गाए थे वो अगर आप सुना दें तो मैं पहले भी कहा था, उस पर आप एंड कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, ये तो जबरदस्त एक आज मैंने रिक्वेस्ट किया और शायद मैंने भी करना था इस प्रोग्राम की लास्ट आपसे लिरिक्स और मैंने रिक्वेस्ट किया। मेरी बहन ने मुझे शायरी लिख के दी थी मेरी वालदा की डेथ के बाद, तो उस पर फिर मैंने गाना बनाया था और मदर्स डे पे ये लॉन्च हुआ था गाना से 2017 में एयरवाइज जियो से भी हुआ था ये, तो वो मैं आपको उसके संक्षेप सुना देता हूँ। मोहब्बत मोहब्बत से लबरेज है गुस्साया भी चाहत का खिलखिले चाही जाती भी ठुकराई जाती है, चाही जाती भी ठुकराई जाती है, आजमाई जाती भी है मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ हो अम्मा, माँ शुक्रिया। अगर आपको इसका पूरा वर्जन सुनना हो तो यूट्यूब पे चले जाइएगा, यूट्यूब पे मुशी खान टाइप करेंगे तो ये सब गाने मेरे आ जाएंगे उस पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुशी भाई आप हमें टैग कर दिएगा, ये आपके लिंक्स ऑब्वियसली हम लोग आगे करेंगे हमारे नाज़रीन को। तो अजय भाई एंड राहत अली भाई एंड मुशी भाई, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया KNS 24 चैनल की तरफ से, आपने हमें टाइम दिया और आज के लिए यहाँ ही हम खत्म करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, अपना ख्याल मैं रखिएगा। एक बार फिर राहत भाई और मुझसे आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे, बहुत शॉर्ट टाइम पे उन्होंने मेरे इस प्रोग्राम के लिए, इस नईम के प्रोग्राम के लिए लब्बैक कहा और मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में आके अपने ख्याल का इजहार करें। शर्मिंदा नहीं करें, नहीं मेरे बच्चा है, शागिर्द है इसके। शुक्रिया, क्योंकि बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें टाइम दिया। मुझे उम्मीद थी आज में भी रिक्वेस्ट है आप लोग आए और मैं दुआ करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से रहेंगे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि हम आगे आहिस्ता आहिस्ता अपने मकाम में पहुँच सकें। शुक्रिया आप सबको, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीम भाई अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जो लोग हमारी लाइव देख रहे हैं इस टाइम अपनी प्रोग्राम को फाइनल की तरफ फाइनलाइज करने के, और इसमें हमारी बहुत ही खास मेहमान अजमी भाई भी मौजूद थे और राहत अली भाई भी मौजूद थे और मुश्किल अली, और बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम दिए हमारे पास आवाम के लिए, इवन पाकिस्तान की रिपोर्ट के लिए और यंग जनरेशन के लिए। देखें वाहिद वो कोचेस है जो इन्होंने जिसका नाम है भाई हमेशा लेते रहता हूँ, क्योंकि वो वाहिद बंदा जिसके थ्रू से पाकिस्तान में कराची से बहुत क्रिकेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोग किसी भी चीज़ की अगर क्रिकेट रिलेटेड अगर क्वेश्चन करने हैं तो आप वैसे कराची से आप जा सकते हो कि अकेडमी में इसमें करंट हेड कोच है यंग फाइटर में अपनी कोचिंग कर रहे हैं। और देखें सब चीज़ें उन्होंने अपनी शेयर किया किस तरह से एक लड़के को मॉडिफाई करते हैं और वहाँ से फिर अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। और लेकिन इसी तरह से इंसान को आगे एक से हट के मतलब एक एम की तरफ जाते हैं। मंजिल सबके आसान होते हैं मगर मुश्किल क्या होता है कि अपनी एम अगर सही हो। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले तो जो भी जितने भी यंग क्रिकेटर हैं और अपनी बातों को और अपनी पुराने जो है ग्राउंड लेवल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करें। और जो भी क्रिकेटर हो जहाँ पर भी, लेकिन अगर आप उस्तादों को जो है ना अपनी तरफ से अगर रिस्पेक्ट करना सीखेंगे और उनकी दुआएं देंगे तो आपकी मंजिल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से पैगाम था KNS 24 चैनल की तरफ से। शुक्रिया आप सबको बहुत जो हमारे
लाइव देख रहे थे और शेयर किया, जो हमारे मेहमान, खास मेहमान जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में इतनी लंबी टाइम दिया, इसके शुक्र अदा करता हूँ सर अलीम भाई और राहत भाई और मुशी भाई लॉस एंजल्स से। तो आप रियली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम में आप लोग को ज्वाइन करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं दुआई करता हूँ। ऑब्वियसली आप लोग अपने सोशल डिस्टेंस में रहें और गवर्नमेंट की लिमिटेशन के सब लोग आप लोग को आह्वान करना है, क्योंकि ये महामारी में जिस तरह से पैंडेमिक है इसमें हमें अवॉइड करनी है, बिकॉज ऑफ इसमें जो है ना इस पैंडेमिक जो है इसी से हम लोग अपनी आप को सेव कर सकते हैं। इसमें दो रीज़न है, एक सोशल डिस्टेंस, एक मास्क और अपनी ये चीज़ें लाजिम अपने ख्याल करना है। सो गैस आज के लिए मैं यहाँ खत्म करना चाहूँ कि आपको इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आगे, हमारे आगे एपिसोड होंगे, एक आध और वीडियो होंगे। कोशिश करेंगे जिस तरह से प्रोग्राम को हम अपनी जो इस पैंडेमिक में जो लॉकडाउन में लगे रहते हैं उसको एक पैनिक से बाहर निकालने के लिए मेरी पूरी कोशिश है कि एक जितने वीडियो होंगे मैं उनको इनवाइट करूँगा मेरी तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए गुड नाइट।